तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका एपिसोड 7 प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर के एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक आप लोगों ने सीखा किस प्रकार से कंपनियों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब जब हम कंपनी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं, तब हम ये भी समझ ले कि हर कंपनी प्रेडिक्टेबल होती है, नहीं होती है। हर कंपनी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, इसीलिए हर एक कंपनी के पीछे न पड़े, वही कंपनी को प्रेडिक्ट करने का प्रयास करे जो प्रेडिक्टेबल है। तो एक पूरा सेक्टर होता है। मैं आपको याद करा दूं सब लोगों को कि पहले आप लोगों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री का काम किया था। जब आप लोगों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री सर्च की थी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 2-3 व्हीलर ओपन करता हूँ, ये पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां थी, अगर ये सेक्टर ग्रो कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल का ग्रोथ यहाँ पे 0% था, राइट। 3 साल का ग्रोथ 5% था, यानी इंडस्ट्री म्यूटेड जैसे ग्रोथ कर रही थी, तगड़ा ग्रोथ नहीं था। ये 2022 नहीं है, 2021 था पिछले साल, क्योंकि आप लोगों ने जब एक्सरसाइज की थी तब 2022 के नतीजे नहीं आए थे। सो दिस वाज कोविड अफेक्टेड ईयर, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो भी अलग अलग कंपनी है, अगर पिछले साल ग्रोथ 0% है, इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर अफेक्टेड। जो आपकी जो बड़ी कंपनियां जिसमें आती है, जैसे बजाज ऑटो, आइसर, दोनों के बिजनेस पिछले साल डाउन थे, राइट। 3 साल का ग्रोथ खाली एक ये तीसरी हीरो मोटर के अलावा को मिलता है कि जब भी आप कोई कंपनियों को प्रेडिक्ट करने का प्रयास करोगे, कंपनी के बिजनेस बढ़ेंगे, पर इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो अकेली कंपनी अच्छी है। सेक्टर में डिमांड होती है, जिसके कारण ये जो भी अलग अलग सेक्टर है, इन सब सेक्टर में ग्रोथ आता है, और आपकी जो है ये ग्रोथ का फायदा, सेल्स ग्रोथ ज्यादा बढ़ा पाती है, राइट। प्रेडिक्शन में पैसे कमाने के लिए दो प्रेडिक्शन चाहिए। सेल्स प्रेडिक्शन, राइट। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, कि आपकी कंपनियां आज जो है आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में किधर पहुंचने वाली है, उनका धंधा कितना बढ़ेगा, ये होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सेल्स। साथ में आपने एक और एक्सरसाइज की थी, कौन सी वाली थी? क्वालिटी कंपनीज की, याद है ना सबको? दोस्तों, जब क्वालिटी कंपनीज की तो आप लोगों ने देखा कि ज्यादातर कंपनीज क्वालिटी एनालिसिस में फेल होती है। हर एक सेक्टर में एक या दो कंपनी होती है जिसे हम बहुत अच्छी कंपनी कह सकते हैं। तो बाकी की कंपनियां अगर क्वालिटी पैरामीटर पे खरी नहीं उतरती है, तो इससे होता क्या है दोस्तों? डिमांड होने के बावजूद आपकी सब कंपनियां प्रॉफिट नहीं कन्वर्ट कर पाती है। देखो, धंधा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंडिया ग्रोइंग है। पर कंपनी की क्वालिटी ना होने के कारण क्या होता है? वो जो धंधा है, सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाती है ज्यादातर कंपनियां। तो एक टाइम था जब मैं, जो आज आपने ये जो बिहेवियर एनालिसिस का जो एक्सरसाइज किया है, ये जितनी भी सेंसेक्स में कंपनी है मैं सबका करता था, पर मैं फेल होता था, क्योंकि मैं हर एक कंपनी के पीछे पड़ा रहता था। हर एक कंपनी के, ट्रेडर माइंडसेट था मेरा उस समय। तो मेरे को जो कंपनी दौड़े वो अच्छी लगे उसके पीछे दौड़ूंगा और उसका मैं पूरा वैल्यूएशन निकालूंगा। पर फिर आने वाले समय में पता चला धीमे धीमे कि 90% कंपनीज इनमें से जिनके पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ, वो तो पीछे पड़ने के लायक ही नहीं, प्रेडिक्शन के लायक ही नहीं है। तो वो बार बार आपके प्रेडिक्शन को गलत करेगी। तो आपको अगर प्रेडिक्शन में सही होना है तो आपको कंपनी भी ऐसी सिलेक्ट करनी है जो प्रेडिक्टेबल हो। हर एक सेक्टर में से मुश्किल से आपको एक दो कंपनी ऐसी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे को बहुत खुशी है, आप सब लोगों ने काफी अलग अलग कंपनियों पे एक्सरसाइज किया है, वंडरफुल। जो ये अलग अलग आप लोगों ने दोस्तों एक्सरसाइज की है, ये एक्सरसाइज में पूरा हिस्टोरिकल सेल्स डेटा आ गया। मैं एक ओपन करता हूं, जैसे हमने अभी
जो टेस्ट कंपनी है, राइट, ये टेस्ट कंपनी मैंने ओपन की रिलैक्सो, राइट। तो यहाँ पे हमने सेल्स ग्रो होते हुए देखा, 150 करोड़ से 500 करोड़, 500 करोड़ से 2500 करोड़। और हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे इंडिया में फुटवेयर बिकेंगे, लोगों के पास जितनी पेयर्स है वो पेयर्स इंक्रीज होगी। पैर नहीं बढ़ेंगे पर पेयर्स बढ़ेगी, बराबर ना। पैर तो वही रहेंगे पर हम स्पोर्ट्स के लिए अलग ना, ऑफिस के लिए अलग ना, क्योंकि इनकम बढ़ती जा रही है इंडिया में, राइट। तो इंडिया ग्रोइंग है और ये ग्रोथ का फायदा सबको मिलता है। जस्ट अंदाजा लगाओ, ये समय पे अभी भी कई कंट्रीज है जो बिल्कुल ग्रोइंग नहीं है, जो जिनके हाल बुरे हैं। हमें पता है बहुत सी कंट्रीज में क्या चल रहा है, राइट। ये साल कोविड आया, कोविड गया, पर वो आया और गया में कई इंडस्ट्री को तबाह कर गया। कई कंट्रीज के बहुत से पॉपुलेशन को बिलो पॉवर्टी लाइन धकेल के गया। अब वो बेचारे धीमे धीमे खड़े हो रहे थे, इतने में वॉर आई। दोस्तों, वॉर के कारण और इस साल दुनिया भर में 20 से 25 करोड़ लोग और पॉवर्टी लाइन के नीचे जाएंगे। अभी तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, टिल नाउ बिलो पॉवर्टी लाइन में कंट्रीब्यूटर था इंडिया, यानी हम भी बड़े कंट्रीब्यूटर हुआ करते थे बीपीएल के पॉपुलेशन में। पर इस बार भी आप लोगों ने डेटा देखे होंगे जो भी जस्ट आईएमएफ ने दिए थे कि इंडिया सक्सेस हुआ है अत्यंत गरीबी में से लोगों को बाहर निकालने में। और दूसरी तरफ दुनिया देखो, इस बार ये फिगर बहुत डरावनी है, बहुत। और उसमें कुछ कंट्रीज में जो हाल है, जैसे आपको पता है अभी अफगानिस्तान में सब क्या हुआ 6 महीने पहले, 95% पॉपुलेशन इज बीपीएल नाउ। सीरिया 95% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। वहां पे जो ये रिलैक्सो जैसी कंपनी होगी उसके धंधे नहीं बढ़ने वाले। इंडिया में इसलिए ग्रोइंग है बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग। इसको समझिएगा, हमारा, हम सबका पोर्टफोलियो एक तो इंडिया में होने से बढ़ता है, राइट। अभी इंडिया में दुनिया से कनेक्टेड है, दुनिया भर में क्राइसिस है, तो इसकी इफेक्ट आप सबके पोर्टफोलियो पे आएगी। उम्मीद मत करो जब बुरा समय चल रहा है तब कि मेरे सब पोर्टफोलियो के शेयर दौड़ने लगेंगे। यही वो समय है जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। या आप देख रहे हो ऐसी अपॉर्चुनिटीज रिलैक्सो में भी मिली थी कि नहीं पहले? देखो कितनी बार इनके भी प्रॉफिट डाउन हुए हैं। एंड माइंड इट, प्रॉफिट डाउन मतलब शेयर आधा आधा होने में इन शेयरों को टाइम नहीं लगता है, राइट। तो ऐसी गिरावटें और ये सब चलता जाएगा, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे प्रॉब्लम का फायदा उठाता है। ऑलराइट, ये जो प्रॉफिट बढ़े यहाँ पे, ये सेल्स की वजह से बढ़े। सेल्स क्यों बढ़े? कंट्री की वजह से बढ़े, राइट। अब प्रॉफिट हर के नहीं बढ़ेंगे, सेल्स हो सकता है दूसरी जितनी भी कंपनियां होगी उनके भी बढ़ रहे होंगे यही सेक्टर में, पर प्रॉफिट लाना हर एक मैनेजमेंट के बस की बात नहीं है, वो भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट लाना। इसीलिए दोस्तों हम सबको मेहनत करनी चाहिए कंसिस्टेंट कंपनी ढूंढने के लिए जो कैसे भी बुरे समय में प्रॉफिट करते हुए निकल जाए। भाव गिरेंगे, भाव चलेंगे, ये चलता जाएगा। आपके बैंक में जो एंट्री आ रही है ना, वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट हम समय आता रहना चाहिए, राइट। तो भाव के उतार चढ़ाव भी आपने लॉन्ग टर्म के देखे। अब जो पास्ट में हुआ है उसके आधार पे और जो कंट्री में हो रहा है उसके आधार पे आप लोगों ने कुछ ग्रोथ ढूंढने का प्रयास किया आप सबने अलग अलग कंपनियों में। देखो यार, क्लियर है एकदम कि 20 साल में सेल्स 15% से बढ़ा है, राइट। प्रॉफिट 22% से बढ़े, यानी प्रॉफिट सेल से ज्यादा बढ़े। व्हाई? डेब्ट फ्री कंपनी, मार्जिन आर इंक्रीजिंग, इसी को तो वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। 20 साल में 15%, लेकिन 10 साल में 12% बढ़ा है। ऐसा क्यों? आप बोलोगे पीयूष भाई इनका तो ग्रोथ कम होता जा रहा है। तो ये तो पूरे दुनिया का हाल है। दुनिया का भी ग्रोथ पिछले 10 साल में कम हुआ है, इंडिया का भी, आपकी कंपनियों का भी। 5 साल में और कम 10%। तो 5 साल में तो इंडिया खाली 5% के CAGR से बढ़ा है। इंडिया का भी जीडीपी दुनिया का 5 से 2% हो गया। तो आपकी इंडस्ट्री का ग्रोथ घटा, ये रिलैक्सो का 10 आ गया। फिर भी इसे कंपेयर करने का इंडिया से, रिलैक्सो इंडिया के ग्रोथ से डबल स्पीड से चल रहा है।
और दुनिया के ग्रोथ से 3 गुना स्पीड से चल रहा है। तो जो लोग विदेश में है, फॉरेन में रहते हैं, वो लोग कंपनी ढूंढ रहे जिधर पैसा बने, जहां पे ऐसी कंपनियों में पैसा डालेंगे जो वर्ल्ड को 3 गुना आउट परफॉर्म करती है, तो उनको तो पैसा अच्छा ही बनने वाला है, इंडियंस का भी पैसा अच्छा बढ़ेगा, राइट। ये ग्रोथ आसान है, प्रॉफिट ग्रोथ मुश्किल है। हर कंपनी ये प्रॉफिट नहीं पार कर सकेगी, राइट। सो दिस इज द वे आप लोग कंपनियों को परखोगे और फिर प्रेडिक्ट करोगे। देखो हमने जो प्रेडिक्शन रखा कि ये साल रिलैक्सो का धंधा 13% से बढ़ेगा, प्रॉफिट 20% से गिरेगा। अब देखो तैयार रहने का, 20% गिरेगा और ये तो हमारी कंपनी तो कितने वर्षों से हम लेके बैठे, तो टेंशन रखे क्या, इसमें क्या टेंशन है। 20% गिरेगा, प्रिपेयर हो यार, महंगाई बढ़ रही है तो आपकी जेब पे प्रॉब्लम है, तो इनकी भी तो जेब पे प्रॉब्लम है। एडवांस में ज्यादा उम्मीद मत करो, वही सोचो जो प्रैक्टिकल है। ये साल मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के प्रॉफिट को इफेक्ट आएगा, ये साल आपके प्रॉफिट टूटेंगे, आपका ईपीएस टूटेगा, यानी आपकी बैंक में जो डिविडेंड आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेशन, ऑलराइट। पर लॉन्ग टर्म में मैं उम्मीद करूंगा 12% का ग्रोथ हो। मेरी ये जो कंपनी आज 2,500 करोड़ की टर्नओवर करती है, मैं उम्मीद रखूंगा 2030 में ये 6,500 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे। जो ये 200 करोड़ का प्रॉफिट करती है, ये 400 करोड़ पार कर जाए, तो देखो सीधी बात है, जो मेरे को आज पैसा मिल रहा है वो पैसा बढ़ने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2030 में सिर्फ 7 साल बाकी है, ये 7 साल मेरे बैंक में पैसे क्रेडिट होंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, राइट। तो पैसा हर बार कंटिन्यू आपके बैंक में आता जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। दिस इज द वे यू मेक मनी इन लॉन्ग टर्म इन गुड कंपनीज, राइट। तो मेन प्रेडिक्शन लॉन्ग टर्म का ये वीक का हमारा टारगेट था। शॉर्ट टर्म पे इतना ध्यान मत रखना, मैं चाहता था मैं एक वीक इस क्लास को डिले करूं, राइट, क्योंकि अभी सब नतीजे आ रहे हैं, अभी नतीजे आ रहे हैं, ये वीक भी कई कंपनियों के नतीजे आए। मैं चाहता था एक वीक बाद हम ये एक्सरसाइज को शुरू करें। अब मंडे से हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन। शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन मतलब अभी के करंट नतीजे कैसे है, करंट नतीजों में वार की इफेक्ट होगी, ये हमें समझना पड़ेगा। करंट नतीजों में इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसकी इफेक्ट होगी, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो नियर टर्म में हम क्या उम्मीद करें, ये हम इस सप्ताह प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे, राइट। अब ये भी हम क्यों कर पाएंगे, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं, राइट। अभी हम आज खाली ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट की बात करेंगे कि आप अपनी अलग अलग कंपनी में आने वाले 10 साल में क्या उम्मीद करते हो। देखो हमने उम्मीद करी थी 2010 में, तब भी लोग बोलते थे ये तो बहुत चल चुकी है, इसमें कहाँ पैसे लगाओगे। पर देखो 500 करोड़ से 2,500 करोड़ टर्नओवर हो गया ना। मैंने भी नहीं उम्मीद किया था इतना होगा, मैंने सोचा था 1,000 करोड़ काफी है। पर देखो आप उम्मीद करोगे उससे अच्छा रहेगा, ये सब इकोनॉमी पे डिपेंड है, राइट। ऐसा मत सोचो सिर्फ आप पे डिपेंड है, बराबर ना। सो लेट मी आस्क टू ऑल ऑफ यू, आप में से जो भी लोगों ने अलग अलग कंपनी में प्रेडिक्शन का प्रयास किया है, यू कैन नोट इन द चैट बॉक्स, और हम आपकी कंपनियों पे बातचीत करेंगे, राइट, एनी ऑफ योर कंपनी। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है वो अपना कंपनी का नाम चैट बॉक्स में लिख देंगे और हम आपकी कंपनियों पे बातचीत कर लेंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं अमोल देशमुख से फ्रॉम कोल्हापुर। यस अमोल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड इवनिंग सर। एकदम गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हाँ फाइन सर। चलो अगले हफ्ता तो मिल ही रहे अभी बॉम्बे में। हाँ सर आ रहा हूँ सर। हाँ चलो बहुत अच्छा। हाँ अभी यहाँ पे मैं आपकी कंपनी HDFC ओपन करता हूँ। हाँ आपने प्रेडिक्ट करने का प्रयास किया अमोल भाई? हाँ किया है सर। ओके, चलो ये मैंने ओपन किया, तो ये है HDFC। हाँ वैसे इसकी हिस्ट्री और सब कुछ क्लियर है एकदम? हाँ सर। कभी इन्होंने लॉसेस किए हैं अपनी हिस्ट्री में? सर सिर्फ 2 बार किया, एक 2009 में और 2021 में। राइट, वो लॉस किए हैं कि प्रॉफिट कम हुआ है?
प्रॉफिट कम हुआ है सर। ये याद रखने का। हाँ लॉस में और प्रॉफिट में फर्क है, बराबर ना अमोल भाई? हाँ सर। आपके हाउसिंग फाइनेंस में आधे से ज्यादा कंपनी ऐसी है हाँ जिन्होंने पिछले 20 साल में 10 साल लॉस किए हैं, ओके। राइट? तो हर एक के बस की बात नहीं है बुरे समय में प्रॉफिट करना। यहीं पे मैनेजमेंट की एंट्री होती है। बहुत लोग कहते हैं ना मैनेजमेंट देखनी चाहिए, मैनेजमेंट को मिलना चाहिए। कुछ मिलके काम नहीं है। ओके उनका डेटा देखो ना, सब पता चल जाएगा कि वो मैनेजमेंट ने क्या प्रोड्यूस किया 20 साल में। अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस की है तो आप उम्मीद रखो। बाकी वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनकी बातों का विश्वास थोड़ी ना करेंगे, सही राइट? बात, सही बात। तो भी आपने जो इतिहास देखा, हाँ इतिहास से आपको क्या सीखने को मिला ग्रोथ वाइज? अच्छा, ये तो पिछले 20 इयर्स का अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा सेल्स में उसने रिटर्न दिया और प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा CAGR में रिटर्न दिया है राइट, उसने। 37% का ग्रोथ है अमोल भाई, हाँ, जबरदस्त ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है सर। राइट? हाँ मेरे को बहुत लोग कहते थे पीयूष भाई ये तो बहुत बड़ी बैंक है, बहुत बड़ी कंपनी है HDFC। हाँ GIC हाउसिंग फाइनेंस नाम की एक छोटी कंपनी है, चलो उसमें पैसा डालते, कल वो HDFC बनेगी। नाम हाँ सुना है आपने GIC का? हाँ सुना है सर, ग्रह। या देखने दो इधर हाउसिंग फाइनेंस में किसने काम किया था? सुनीता मैडम ने काम किया था। देखने दो कितनी कंपनियां हैं, देखो कितनी सारी कंपनी है। हाँ ये रेपको होम फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, हाँ है सर। ना? हाँ पर ज्यादातर कंपनियों में वो कंसिस्टेंसी नहीं, सही राइट? बात। हाँ तो सर। ग्रोथ इन्होंने जितना किया है ना उतना ये सब कंपनियों ने नहीं किया है। पर लोगों के दिमाग में ऐसा है कि छोटी कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होता है। ओके। अरे बड़ी कंपनी की ब्रांड होती है। हाँ सर। जब कोई दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की कंपनी लोन बेचने जाती है ना, तो वो हाँ सीधा कंपेयर करता है, HDFC तो मेरे को इतने में दे रही है, तुम कितने में दोगे? करती है कि नहीं कंपेयर? हाँ सर, सही बात है। हाँ तो छोटी कंपनियों को ये तकलीफ होती है कि जो बड़ा बब्बर शेर बैठा हुआ है उनसे उनको टकराना है। सही बात, इसीलिए जो बड़ी कंपनियों का मार्केट शेयर तगड़ा होता है और वो ग्रोथ भी अच्छा करती है, सही बात। राइट? तो यहाँ पे 37% का ग्रोथ 20 साल का। हाँ सर। पिछले 10 साल का ग्रोथ कितना है? 20% का। 20%। ये कम हुआ है, हाँ सर। राइट? क्योंकि पिछले 10 साल वर्ल्ड के लिए जबरदस्त बुरे रहे, हाँ सर। पूरी दुनिया के लिए एकदम चैलेंजिंग, बराबर? इसमें पिछले 5 साल से तो पूरी मंदी चल रही थी दुनिया भर में। हाँ सर। ये पिछले 5 साल में इसने कितना ग्रोथ किया है? 12%। 12%, राइट? तो देखो रिलैक्सो में भी ऐसा था कि हाँ था सर। यहाँ पे भी ऐसा है। अब वर्ल्ड GDP जब आपने इकोनॉमी पढ़ा था पहले चैप्टर में तब भी हाँ ऐसा था, हाँ राइट? हाँ तो ये देख के निराश नहीं होने का। हाँ सर। ये फिगर बढ़ेगी कब पता है? कब बढ़ेगी? किस जब पे ये, डिपेंड करता है? हाँ बस सही बात हम्म? है। हाँ ये ग्रोथ अच्छा है, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑल ओवर पूरा जो भी बाहर की सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाए, अपना वॉर का हाँ, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, पूरा वर्ल्ड इन्फ्लेशन पे कम हो डिपेंड जाए। करता है, हाँ बराबर सर। ना? पूरी दुनिया पे। हाँ अभी सर। देखो वॉर किधर इंडिया में छिड़ी हुई है, नहीं नहीं इंडिया में नहीं है, नहीं फिर है। भी हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा कि नहीं? हाँ सर। तो हम इम्यून नहीं है हाँ फॉरेन में जो चल रहा है उससे, बराबर। बराबर की नहीं? हाँ सही बात है। तो हम लोग को ग्रोथ की उम्मीद करने की, पर ये सब शांत हो जाएगा, उस हाँ समय वापस से बढ़िया ग्रोथ करेंगे तो ये ग्रोथ होना है यहाँ पे। हाँ सर। इंडिया में वैसे भी अभी जो हाउसिंग फाइनेंस बढ़ा है, इंडिया में जो हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ हुआ है वो कुछ भी नहीं है। इंडिया बहुत ही लो पेनिट्रेटेड है हाउसिंग फाइनेंस में। अभी इंडिया में अर्बन है ही नहीं, लोग हाँ ज्यादा अभी भी लोग रूरल में रहते हैं, सही बात है। बराबर ना? सही बात है। तो अच्छा ग्रोथ की उम्मीद आपको आने वाले समय में करनी चाहिए। आपने कितना ग्रोथ की उम्मीद की है? 20% लॉन्ग टर्म में। 20%। हम्म। ओके गुड। तो आप उम्मीद करते हो आने वाले दशक में हम 20% का ग्रोथ हाउसिंग फाइनेंस में HDFC में देखेंगे, हाँ बराबर है? सर। हाँ सर। और प्रॉफिट में आपने 19% लिया हुआ है, हाँ राइट? सर। हाँ ओके नो प्रॉब्लम। तो आपकी ये जो कंपनी है ये 2030 आते आते कितने टर्नओवर पे आ जाएगी? 4,69,000। 4,69,000, मतलब करीबन 5 लाख करोड़ के टर्नओवर पे हम लोग पहुंचेंगे, सही बात है? सही बात है सर। अब ये 5 लाख करोड़ यानी क्या लगता है ये पहुंच सकती है? हाँ सर, पहुंच जाएंगी। देखो 10 साल पहले जब हम लोग प्रेडिक्ट करते थे तब हम सोचते थे लाख करोड़ का तो कोई कैसे धंधा कर सकता है,
मतलब लाख करोड़ बहुत बड़ी फिगर लगती थी उस समय, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के टर्नओवर 20-25 हजार करोड़ थे। हाँ देखो ये 1.5 लाख करोड़ पहुंच गई, हाँ राइट। और अभी भी जो हमारे जैसी जो दूसरी कंट्रीज है, हाँ उनकी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां 5-5, 10-10 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है। अमोल भाई, हाँ कितना? सर, 5 से 10 लाख 5-10 लाख करोड़ अभी कर रही है वो। हाँ हम जितना धंधा करते हैं उतना वो प्रॉफिट करते हैं, ओके। बराबर। हाँ तो सर। बहुत स्कोप है, और आने वाले समय में तो कौन सी कंपनी बड़ी बनेगी, हमेशा याद रखने का, बड़ी कंपनियां जायंट बनेगी हाँ और छोटी कंपनियों की संख्या बढ़ेगी। ओके। ये डायलॉग समझ में आया? हाँ सर, नई नई कंपनियां मार्केट में आ सकती है बाद में। बहुत से लोग आएंगे धंधा देख के। देखो इधर भी ये लिस्ट है ना आपका, कितनी सारी कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस में है, दिख रही है? हाँ सर। जब मैं रिसर्च करता था तो इतनी कंपनी नहीं थी, 5 कंपनी थी इसमें से गिन के। ओके। तो ये कंपनियां क्यों बढ़ रही है? अपॉर्चुनिटी देख के। हाँ सर। अभी भी इंडिया में लिमिटेड कंपनीज है जो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, लिमिटेड बोलेंगे हम, ओके। राइट। पर ओके। 2030 आएगा, 10,000 करोड़ वाली कंपनियां असंख्य होगी, और जो बड़ी है वो एकदम जायंट बन जाएगी, राइट। हाँ सर। तो आपकी एचडीएफसी बड़ी है, वो जायंट बनेगी, और 5 लाख करोड़ का धंधा, 80,000 करोड़ का प्रॉफिट की उम्मीद रखेंगे, हाँ बराबर है। सर। हाँ सर। आपका ईपीएस कितना हो जाएगा? 446। 446। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। हाँ जब जिन लोगों ने 10 एक साल पहले शेयर लिए हुए, हाँ बराबर, तब हाँ। ईपीएस कितना था? 22 था। 22। अब हम, मैं एक मिनट, 2011 और, ओके चलो, उस समय ईपीएस आपका 22 था, हाँ राइट। हाँ अभी इनका रियल ईपीएस कितना है? 500 है, हाँ 516। 516, हाँ क्योंकि स्प्लिट ब्लिट किया हुआ है। हाँ अब सोचो 2010 में इसका भाव चलता था ये वाला, हाँ कितना है? 1500 से 2800, हाँ 2000 भाव गिरो, हाँ राइट। हाँ। अब भाव 2000 था, आपको पर शेयर 22 रुपए मिल रहे थे, ये कुछ खास नहीं था। कितना सही बात। यील्ड हुआ आपका? 1%। हाँ 1%। मतलब कुछ भी नहीं। हाँ पर अब जब समय बीत चुका है, हम 10 साल बाद देख रहे हैं, हाँ। आपने 2000 में शेयर लिया, आपको आज एक शेयर पे कितना रुपया मिल रहा है? 500। 500 रुपये मिल रहे हैं। ये अच्छा यील्ड हुआ। हाँ सर। अब इसमें मंदी भी आई, बीच में हाँ कोरोना का फॉल आया, 2007-17 के बाद तो हाउसिंग फाइनेंस पूरा मंदी में है, तो आपको क्या फर्क पड़ा बोलो? नहीं, कुछ भी नहीं। भाव देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि अरे ये तो कितना गिर रहा था, सही बात है। राइट। पर अर्निंग देखेंगे तो लगेगा चलो हर साल मुझे पैसा मिला है, और आज अगर ये मेरे को 500 कमा के दे रहा है, हाँ राइट, कल ये किधर पहुंचने वाला है 2030 में? ये 500 यानी 2000 हुआ कि नहीं? हाँ 2000 हो गया ये। तो सोचो जिन्होंने 2000 रुपया लगाया, हाँ उनको हर साल के 2000 रुपए मिलेंगे। सही बात है। इसके लिए चाहिए क्या? समय, समय जो लोगों के पास नहीं है। नहीं है, हाँ सही बात है। बराबर ना। सबको क्या है ना कि रातों रात आज ही पैसा बनना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। पर हमारा ध्यान इन्हीं सब चीजों पे रहना चाहिए। हाँ लोग समझेंगे नहीं, 100 में से 1-8% लोगों को ये समझ में आएगा, और वो इस रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि ये हाँ रास्ता कैसा है? बोरिंग है, हाँ। टाइम बराबर है। कंज्यूमिंग है। हाँ हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, पर पेड़ ऐसे ही बनता है ना, हाँ यूं सही। तो बनते नहीं है, हाँ सही बात है। राइट। तो आपने प्रेडिक्शन अच्छा किया है, हाँ ओवरऑल आपका प्रेडिक्शन, मेरे को पूरी उम्मीद है ये होगा। हाँ लेकिन एक कॉर्पोरेट एक्शन इसमें होने वाला है अभी। हाँ सर, वो ऊपर मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली कि एचडीएफसी भी हाँ, एचडीएफसी बैंक में मर्ज होगा तो ये कंसोलिडेट में एचडीएफसी बैंक के आ सकता ही है शायद। राइट। देखो अभी क्या होगा पता है, ये एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो जाएगा, हाँ सर। राइट। हाँ तो ये जो धंधा जो ये आने वाला है 5 लाख करोड़ का हाँ एचडीएफसी को, ये हाँ। अब किसको मिलेगा भविष्य में? एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को। तो हाँ आपकी एचडीएफसी बैंक जो है वो 10 लाख करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच जाएगी, हाँ सर, पहुंच जाएगी। बराबर कि नहीं? क्योंकि उसका खुद का धंधा, हाँ लाइफ इंश्योरेंस का धंधा जो आज 50,000 करोड़ का है वो 2 लाख करोड़ हो जाएगा। हाँ सही बात। जनरल इंश्योरेंस जो हाँ आज 10,000 करोड़ होगा वो 25-1,000 करोड़ होगा। तो सारे अम्ब्रेला जितना हाँ भी उन्होंने ग्रुप डेवलप किया है, सब टर्नओवर उनको इकट्ठा होगा,
राइट? सही बात है। तो वंडरफुल, बढ़िया काम किया है आपने। और किसी को कोई क्वेरी हो तो भी इस यहाँ पे रेज कर सकते हैं, राइट? समीर भाई ने पूछा है हाउस आवास सर, आवास फाइनेंस एंड होम फर्स्ट फाइनेंस। समीर भाई, आवास और होम फर्स्ट फाइनेंस जैसे पिछले 4-5 सालों में कुछ कंपनियां ऐसी आई जो एक फिक्स प्रोडक्ट पे काम करती है। जैसे आवास फाइनेंस किस पे काम करती है? एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पे काम करती है, राइट? और इंडिया में एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो था ये जबरदस्त ग्रोथ कर रहा था, क्योंकि जो कोई भी कंट्री में जब माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन, राइट, तो हाउसिंग फाइनेंस तो बढ़ता है, पर अर्बन ये कौन सा एफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ता है, राइट? और एफोर्डेबल हाउसिंग पे अच्छी स्कीम्स थी अभी तक गवर्नमेंट की, वो सब्सिडी इन इंटरेस्ट, 2.5 लाख रुपए का फायदा, ये सब था ना। तो आवास और उनको फायदा भी बहुत हुआ, राइट? पर अभी वो स्कीम निकल चुकी है तो उसकी एक नेगेटिव इफेक्ट आएगी, ये प्रिपेयर रहने का, बराबर? पर धंधा इनको मिलने वाला है, कोई चिंता नहीं है। ये बेस्ड कंपनी नहीं है, राइट? बेस्ड कौन सी है? HDFC है। देखो HDFC में रहेंगे तो चिंता नहीं रहेगी। दूसरी, अगर आप सेकंड थर्ड हरोल की कंपनियां लेते हो तो जब बुरा समय होता है ना, वो समय बहुत ज्यादा मार पड़ती है, राइट? तो इसीलिए बेस्ट में रहेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, राइट? बाकी धंधा सबको मिलेगा, सब चलेंगे, ओके, राइट? सो थैंक यू अमोल भाई, यस आपको सर। भी। आपने पूरा डेटा बढ़िया बनाया। अभी हम नेक्स्ट वीक HDFC का करंट ट्रेंड जानने का प्रयास करेंगे, बराबर है? हाँ सर, हाँ। या ओके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू अमोल। एंड नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स सेकंड कंपनी जो कि विशाल भाई ने की हुई है, डिविज लैब। क्या बात है विशाल भाई, चलो देख लेते हैं इनके भी धंधे। सो लेट मी क्लिक डिविज। आज ही डिमांड में कंपनी थी, यहाँ बहुत लोगों को क्वेरी थी डिविज की। चलो, पर चिंता नहीं करने की, ऐसा सब तो होता जाएगा, आता जाएगा। या विशाल भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। तो क्या समझ में आया विशाल भाई डिविज का पूरा ये सब डेटा देख के? क्या कहती है हिस्ट्री इनकी? यानी हिस्ट्री कहती है ग्रोथ अच्छा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, राइट, लॉस नहीं किया कभी भी। कभी भी नहीं किया हिस्ट्री में, नहीं। नहीं। अब देखो, फार्मा ग्रोइंग सेक्टर है विशाल भाई, राइट? पिछले 5-1 साल से फार्मा थोड़ा मंदा पड़ा हुआ है US FDI में, राइट? तो 5-1 साल से बहुत सी फार्मा की कंपनियां हैं जो ग्रोइंग नहीं है, राइट? डिविज में आपने ये मंदी की असर कब देखी? इधर देखिए, 1920, हाँ 2018 हाँ, दिख रहा है इधर? 18, हाँ 18, 19, 20। देखो, इनका जो धंधा था वो इफेक्ट हो गया 2018 में, राइट? 2017 से इनफैक्ट जो भी फार्मा कंपनी है सबके धंधों पे इफेक्ट आई थी। तो वो समय जो मंदी थी फार्मा की, उसने प्रॉफिट तोड़ा था कि धंधा तोड़ा था विशाल भाई? दोनों, यानी 18 में। दोनों नहीं होता है, मेन धंधा, पर धंधे से प्रॉफिट टूटता है, राइट? देखो, महंगाई से जब महंगाई का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसकी इफेक्ट किधर आती है? धंधे पे कि प्रॉफिट पे? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे। लेकिन जब धंधों पे प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत बुरी बात है और बड़ी बात है। जब बिजनेस गिरते हैं विशाल भाई तो वो जल्दी खड़े नहीं होते, मंदी लंबी चलती है। तो फार्मा में एक मंदी 2017 से चालू हुई और ज्यादातर जो कंपनियां थी वो इस मंदी के लपेट में आ गई, राइट? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है फार्मा की? इंडिया की। सन फार्मा। उनका भी धंधा अफेक्टेड है, 5 साल होने को आए, धंधा नहीं बढ़ा। दूसरे नंबर की कंपनी डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सिप्ला, ये सब कंपनी अफेक्टेड थी, राइट? तो फार्मा में कुछ ही कंपनियां थी जो ये बुरे समय में, कौन सा समय कह रहा हूं? बुरे समय में बिजनेस बढ़ा सके। आप देख पा रहे हो 2018 में इनका धंधा डाउन हुआ, इसीलिए क्या डाउन हुआ? यहां दिख रहा है आपको? प्रॉफिट, हाँ। प्रॉफिट। अब धंधा कितना डाउन हुआ? एक मिनट, मैं इधर देख लेता हूं जरा।
अपन थोड़ा खाली चेक करते हैं कि धंधे पे इफेक्ट कितनी आई। 3%, कितना? 4%, 4%, 3.7% आपका सेल्स डाउन हुआ। ये ज्यादा है, कम है, कैसा है? यानी कम है, इतना ज्यादा नहीं देखो बोल सकते। या विशाल भाई, देखो क्या होता है पता है, हमेशा आप देखोगे शेयर में तेजी भी जबरदस्त आती है भाव में, और गिरावट भी जबरदस्त आती है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जब शेयर के सेल्स बढ़ रहे होते हैं तब ये 10-10, 15-15% से बढ़ रहे होते हैं, राइट? तो जब सेल्स बढ़ रहे होते हैं प्रॉफिट भी बढ़ रहे होते हैं। लेट मी शो यू हियर, जस्ट अ मिनट। व्हाइट बोर्ड इधर गया, इधर। ओके, जब सेल्स बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, राइट, तो सेल्स के साथ और क्या बढ़ रहा होता है? प्रॉफिट। यस, ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है, राइट। अब सेल्स 10-15% से बढ़ रहे होते हैं, क्वालिटी कंपनी के प्रॉफिट 20-25% से बढ़ रहे होते हैं, राइट, थोड़े ज्यादा बढ़ते होते हैं। और इसीलिए जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको उम्मीद, एक्सपेक्टेशन 30-35% से बढ़ रहे होते हैं। ऐसे अच्छे समय में पी एक्सपांड होता है। पी समझते हो ना? पी यानी क्या? उम्मीद है, राइट। तो आपका सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा, और प्रॉफिट से ज्यादा क्या बढ़ी? उम्मीद, एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है। अब सेल्स अभी आपने कितना बोला, कितना डाउन आया? 3%, 4%। 3, मतलब ये नॉर्मल है, लेकिन ये एबनॉर्मल है विशाल भाई। क्यों एबनॉर्मल है पता है भाई? अब तक तो तुम 10-15% से बढ़ते थे, 10-15% से सेल्स बढ़ते थे, तो हम तो 15-20% तो प्रॉफिट उम्मीद करते थे। अभी तो अगर सेल्स खाली 4% से डाउन हुआ है, पर इसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे कितनी होगी अमोल भाई? अरे विशाल भाई, 15-20%। प्रॉफिट हमेशा ज्यादा टूटते हैं। अब अगर ये क्वालिटी कंपनी है तो चलो प्रॉफिट कम टूटेंगे, पर सेल्स से ज्यादा टूटेंगे प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट मान लो 10% से टूटता है, उम्मीद कितने से टूटती है? 15%। हाँ? ये आपका शेयर आधा हो जाता है। क्यों पता है? पहले अच्छी उम्मीदें थी, फिर जैसे धंधा डाउन होता है, इधर क्या होती है पता है? लालच। क्या होती है? लालच। और जब सेल्स नहीं बढ़ते हैं तो एक और शब्द आता है, उसका क्या नाम है? डर। क्लियर, सुना है ना नाम? तो वॉरेन बुफे साहब ने एक बहुत अच्छा कहा है कि शेयर बाजार और कुछ नहीं है, डर और लालच के बीच की एक गेम है, जो आने वाले 15-20 सालों में हमें बहुत बार खेलनी है। डर के कारण इन्वेस्टर बुरे डिसीजन ले लेता है, अपने अच्छे शेयरों को बेच देता है, वेटेज घटाता रहता है। 90% लोग स्टॉप लॉसेस करते रहते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग सीखे होते हैं, तो उनको लगता है स्टॉप लॉस हो गया, तो अच्छे अच्छे शेयर स्टॉप लॉसेस में निकल जाते हैं। उसी प्रकार से जब अच्छा समय हो रहा होता है तब उनके दिमाग पे क्या सवार होती है? ये क्या है? लालच, ग्रिड, राइट। तो ग्रिड में ऐसा लगता है कि प्रॉफिट कभी टूटेंगे ही नहीं, धंधे कभी टूटेंगे ही नहीं। पर हमेशा याद रखो, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, ना अच्छा समय टिकता है ना बुरा समय टिकता है, राइट। इसीलिए जब बुरा समय आता है तो चिंता नहीं करने की, आप अच्छी कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी अच्छी कंपनी ली हुई है तो इसको बेच के आप जाओगे तो जाओगे किधर? कोई और रास्ता तो है नहीं अपने पास, राइट। तो चिंता नहीं करने की। पर ये शेयर ज्यादा इसीलिए टूटते क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन कूद रही थी, वो एक्सपेक्टेशन नीचे की ओर आ जाती है। तो धंधे 4% से गिरते, प्रॉफिट 10% से, और शेयर 50% से टूटते हैं। क्लियर? ओके, क्लियर। तो ये एक बार नहीं होगा, कितनी बार होगा? जब भी बार बार
आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। यार ओके। चलो, तो मैं वापस से अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूं। यहाँ पे हम गिन लेते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी मैं आ गया सीट पे कि व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, शीट दिख रहा है। क्या देखो, धंधा आपका 4% टूटा था, प्रॉफिट कितना टूटा था? 17%। 17%। अब ये क्यों टूटा था? क्या महंगाई बढ़ी थी? नहीं, नहीं। खाली धंधा डाउन हुआ नहीं कि प्रॉफिट डाउन हो गए। खबर है? अब ये सबसे टॉप क्वालिटी की कंपनी है फार्मा में, अगर उनके प्रॉफिट 17% टूटे होंगे तो अब विशाल भाई अंदाजा लगा दो, इनके पीछे जो लाइन लगी होगी दूसरी कंपनियों की, उनके प्रॉफिट कितने टूटे होंगे? इससे ज्यादा, लुपिन 2000, हाँ, इससे ज्यादा होंगे। लुपिन 2018 से लॉस कर रही है, अभी तक लॉस कर रही है। कई कंपनियां हैं जो अभी तक खड़ी नहीं हुई, कोविड में खड़ी हुई 5 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि कोविड में डिमांड बहुत बढ़ गई थी, राइट? तो लंबे समय मंदी रहती है बुरी कंपनियों में। अब ये हमने सेल्स देखा, प्रॉफिट देखा, भाव तो जरा कंपेयर करो, राइट? भाव भी कितने गिरे इनके? 17 और 12। यहाँ पे लेकिन आप देख लो, ये आपको हाई टू हाई बता रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कंपेयर करो इनको। यहाँ पे इनका भाव था 1141, राइट? 533। 533 मतलब वो तो ऑलमोस्ट उस साल आधा। 1700 और 1700 का कितना? 1000। कितना परसेंटेज ये मूवमेंट है? 40 to 50%। ओ, देखने दो, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं। अब ऐसी मूवमेंटें एक बार नहीं, बहुत बार आएगी, राइट? तैयार रहने का, लालच में आने का नहीं और डरने का नहीं, राइट? ये हमें हिस्ट्री सिखाती है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं होती है वो गोल गोल बाजार के घूमते रहते हैं, अलग अलग टिप्स लेते रहते हैं, डीवी से वो दूसरी कंपनी में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे। 2030 में यही बाजार 30,000 आ जाएगा, पर उनके शेयर कभी बढ़े हुए नहीं, क्योंकि वो इधर से उधर ही घूम रहे हैं, राइट? ओके। तो यहाँ पे हमने अभी सीखा कि डिवीज का ग्रोथ कंसिस्टेंट और अच्छा था। 2018 में जब पूरा फार्मा डाउन हुआ, ये भी 1 साल डाउन हुए, पर दूसरे साल वापस क्या आ गई? ग्रोथ हो गया, रिकवरी, राइट? जबकि दूसरी 50% कंपनियां फार्मा में ऐसी थी जो 2021 में रिकवर हुई, 4 साल लेट, राइट? कोविड में। तो हिस्ट्री कभी भूलने की नहीं। अभी आपका डेटा ये कहता है कि पिछले 20 साल में ग्रोथ कितना हुआ है? 20%। सेल्स ग्रोथ 20%। बढ़िया है। अगर धंधा 20% से बढ़ा और आपकी कंपनी क्वालिटी है तो प्रॉफिट कितने से बढ़ा होगा? ज्यादा ही, 24%, राइट? अगर 24% से आपका प्रॉफिट बढ़ा है तो आपका पैसा 24 नहीं 35% से बढ़ा होगा, राइट सर? यस। वेल्थ जबरदस्त क्रिएट होती है जब सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को मल्टी बैगर ढूंढना है, ऐसी कंपनी चाहिए जो 20 गुना 30 गुना 50 गुना हो, तो उसके लिए उनको भाव देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनी ढूंढो जिनके धंधे आने वाले दशक में यहां से 10-15 गुना हो जाए। अगर वो ऐसी कंपनी ढूंढ पाते जिनके धंधे बढ़ते हैं, अच्छी कंपनी होगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा? भाव। तो कोई स्पेकुलेशन तो है ही नहीं। है क्या स्पेकुलेशन? नहीं। क्यों इसको सट्टा कहते हैं? सट्टा हमने बना दिया है। लेकिन शॉर्ट टर्म में रहता है ना, प्राइस का जो मूवमेंट रहता है वो तो हाँ, शॉर्ट टर्म में आपकी लालच और डर सवार होती है, राइट? और क्या होता है, आपके जो शेयर होते हैं, जैसे इनके फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ शेयर होंगे, एक उदाहरण में कह रहा हूं खाली, फॉर एग्जाम्पल इनके अगर जैसे इनका 53 करोड़ का इक्विटी और फेस वैल्यू कितने का है? 1 मिनट, डिविज लैब
फेस वैल्यू 2 रुपए का है, राइट? तो ऑलमोस्ट कितने शेयर हुए? 53 डिवाइड बाय 2, 27 करोड़ 27 करोड़ शेयर होते हैं, राइट? अब 27 करोड़ शेयर होंगे, मान लो 50% पब्लिक में, 13 करोड़, राइट? ये 13 करोड़ ट्रेडिंग में चलते रहते हैं, बराबर? अब 13 करोड़ ट्रेडिंग में चलेंगे, दूसरे 12-13 करोड़ फ्यूचर में चलेंगे, F&O। तो जितने शेयर होते हैं उससे ज्यादा तो सट्टा खेल रहा होता है अंदर, राइट? ये शॉर्ट टर्म में मूवमेंट देता है, बड़ी मूवमेंट देता है शॉर्ट टर्म, पर लॉन्ग टर्म में सट्टे से कुछ नहीं होता है। अगर ये कंपनी के धंधे और प्रॉफिट नहीं बढ़े होते तो आप कितना ही सट्टा खेल लो, इसके भाव को आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि भाव बढ़ जाएंगे, अर्निंग किधर से लाएंगे, बराबर कि नहीं? मान लो आपका शेयर यहाँ से 100 गुना हो गया, पर उसकी अर्निंग ही नहीं है, तो वो कैसे टिक सकता है? इम्पॉसिबल, राइट? और आपका शेयर मान लो चला ही नहीं, 100 रुपए का शेयर है और उसकी अर्निंग मान लो 50 रुपया हो गई, तो आपको 50 रुपया 100 रुपए के शेयर पे मिलता है, यानी कितना टका ब्याज हुआ? 50% ब्याज कभी हो ही नहीं सकता है, इसीलिए शेयर बढ़ जाते हैं, समझे? तो कोई सट्टा बट्टा नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में सब कुछ एकदम शांति से प्रॉपर होता है, इसीलिए कंपनी के जो मालिक होते हैं इनका ध्यान एक ही चीज पे होता है, धंधे पे, प्रॉफिट पे। भले उनके पास 13-14 करोड़ शेयर है, पर वो सट्टा नहीं खेल रहे होते, राइट? तो यहाँ पे 20% से धंधे, 24% से प्रॉफिट। 10 साल के क्या हाल है? 16-17% और 18 कम हो गया ग्रोथ। हाँ, तो ये HDFC में भी देखा, रिलैक्सो में भी देखा, इधर भी देखा। क्यों ज्यादातर कंपनियों में ग्रोथ कम हुआ है? पूरे वर्ल्ड इज अफेक्टेड, बराबर है? पर प्रॉफिट इस बार भी इनके अच्छे बढ़े हैं, राइट? और पिछले 5 साल के दरमियान सेल्स ग्रोथ कितना है? 17-16 ये होना नहीं चाहिए 17%, क्योंकि सर पिछले 5 साल तो और ज्यादा मंदी रही दुनिया भर में, है ना? दुनिया की इकोनॉमी 2% से बढ़ी, डिविस का धंधा कितने टका से बढ़ा? 16। तो दुनिया के मुकाबले ये कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा कमा के दिया पिछले 5 सालों में, राइट? सो ओवरऑल दिस कंपनी इज आउट परफॉर्मिंग योर वर्ल्ड और इवन इंडिया, बराबर है? पूरे फार्मा सेक्टर को। डन सर? यस। अब आपकी उम्मीद क्या है भविष्य की? कितना ग्रोथ आपने उम्मीद लिया हुआ है? 17%। ओके, देखने दो। ओके, आपने मीडियन लिया हुआ है, बराबर है, बिल्कुल। तो आप विशाल भाई उम्मीद करते हो कि डिविज लैब का धंधा 17% से बढ़ेगा, एम आई राइट? यस। अब 17 से धंधा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? लेस देन और इक्वल टू 17। या असल में ज्यादा बढ़ेगा, पर हमें कंजर्वेटिव रहना है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट, राइट? पर आप कोई भी कंपनी में ये हिसाब करने बैठोगे तो नहीं होगा। दूसरी कंपनियों में जो फार्मा में है, राइट, जो डेप बर्डन वाली है, जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, जिनके मार्जिन बुरे, वहां क्या होगा? धंधा बढ़े 17% से बढ़े, पर प्रॉफिट खाली 7% से बढ़ेगा, राइट? क्योंकि दूसरा प्रॉफिट कौन खा जाता है? बैंक, डेप, बराबर, डेप। तो यहाँ पे वो सब कुछ है नहीं, तो आपके प्रॉफिट भी अच्छे बढ़ते हैं, राइट? क्लियर एकदम? यस। तो इसके हिसाब से आपने 2030 में क्या उम्मीद की हुई है? कितना धंधा? 34,000 करोड़ का टर्नओवर आपको उम्मीद है कि डिविज लैब इस 7 साल में करेगी, एम आई राइट सर? यस। या तो ये आपकी उम्मीद है, बराबर? उम्मीद पे खरे उतरेगी कि नहीं, ये हमें कौन बताएगा? टाइम बताएगा। टाइम बताएगा, राइट? अब फार्मा अगर ग्रोथ करता है आने वाले समय में, तो डिविज का कोई डाउट नहीं है, इसने फार्मा के खराब समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, राइट? तो फार्मा ग्रो करता है तो डिविज का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा आने वाले टाइम। प्रॉफिट इनके 13,000 करोड़ के होंगे, इनका ईपीएस 500 रुपए का हो जाएगा। कितने का? 500 रुपीज, राइट? अब यहाँ पे जब हम लोगों ने ये शेयर खरीदा अराउंड 10-11, 26 रुपये हमको एक शेयर पे मिलता था, राइट?
भाव था इसका 500 से 1000। उसके बाद क्या हुआ, बोनस बोनस 2 बार बोनस आ चुके, राइट। तो यही 26 रुपए की अर्निंग आज बढ़ के कितनी हो चुकी है, 111 में 2 बोनस आ गए, यानी into 4। या तो अर्निंग बढ़ गई। जो कंपनी का भाव था, जितने में खरीदे, ये 2-3 साल में उतनी अर्निंग पे अपन पहुंच जाएंगे, राइट। अब इसमें कहीं भी भाव का कोई भी रोल हुआ नहीं। तो भाव को क्यों देखने का, भाव का कोई लेना देना ही नहीं हुआ। पर हम लोगों ने भाव को देखा मंदी में, जब जब भाव गिरे तब हमने और एक्यूमुलेट किए ताकि सस्ते मिले, क्योंकि हम जानते हैं जब गिरेंगे तो लोगों के सर पे क्या सवार होगा, फियर। डर। तो लोगों के डर का तो फायदा उठाना है, लोग जितने डरेंगे उतना वो लोग माल बेचेंगे सस्ते में, राइट। अगर आप डरते नहीं हो, अगर आप बिजनेस पे विश्वास करते हो, आप बुरे समय में थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते जाओ, बराबर है, ओके। राइट। तो मेरे को भी ये उम्मीद है कि अर्निंग में इसकी इतनी देखने वाला हूं, 500 रुपया पर शेयर, यानी जितना लगाया उतना तो हर साल का आने वाला है। तो ऐसे शेयर को चलता है तब भी हम पूरा बेच देंगे क्या, नहीं, क्योंकि बेचेंगे तो एक 3-4 हजार रुपया मिलेगा, राइट। हमको 3-4 हजार रुपये में इंटरेस्ट नहीं है, हमको किस में इंटरेस्ट है, हर साल के 500 रुपए में। क्लियर सर, यस। कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म। कहिए। एक यानी डाउट था कि हाँ जी, दो हो गया डाउट। अभी एक हाँ, तो ये है कि अभी मैं रिजल्ट देख रहा था ये साल का 2022 का, बराबर है, उसमें सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 30% सेल्स ग्रोथ है, 50% प्रॉफिट बराबर है, ग्रोथ है, और नेगेटिव चीज कोई नहीं दिखने को मिली वहां पे। बराबर है। लेकिन जो जिस दिन रिजल्ट है उसी दिन 10% डाउन हो गया, और उसी उसके दिन बाद भी नेगेटिव 10%, परफॉर्मेंस आज कितना तोड़ा है, दूसरा 5%। हाँ 5% ऐसा। तो तो ये ऐसे तो अभी ऐसे टूटेगा। विदाउट एनी रीजन ऐसे क्यों टूटते हैं सर? और देखो, दूसरा, पहले दिन 10%, दूसरे दिन 5%, कल 2-3%, हाँ राइट। ऐसे वोलेटिलिटी कम होती जाती है, पर टूटते एक बार टूटता है तो फिर ये इसने दिशा तय कर दी है कि मेरे को थोड़े समय किधर जाना है। पर आपने पीडीएफ पढ़ा उनका कि खाली डेटा देखे? थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन पूरा नहीं है, डिटेल में नहीं देखा ऐसा सभी डिटेल में आप देख लेना जरा, मैं भी कल इसकी रिपोर्ट अपडेट कर दूंगा, राइट। इनका एक्सपांशन जो ये लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं, ये लोग नए नए प्लांट करते रहते हैं ओपन। तो आप बेंगलोर के हो ना? हाँ बेंगलोर। हाँ, तो आपके वहीं पे ये और एक प्लांट ओपन कर रहे थे, पर वो एक्सटेंड हो गया है। ओके। तो जब वो एक्सटेंड हुआ है तो अपना ग्रोथ एक्सटेंड हो गया है, राइट। तो उन्होंने लिखा है क्लियर कि भाई हमारा जो ये प्लांट ओपन करना था, कमीशन करना था, वो हमारा पोस्टपोन है, जिससे कुछ समय बाद हम उसको कर पाएंगे। उन्होंने टाइम फ्रेम दी हुई है। मैं कहता हूँ एक बार आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा तो आइडिया क्लियर हो जाए, बराबर। तो हमारी एक बात क्लियर होगी कि हम लोगों को जो उम्मीद थी कि इसके कारण और धंधे बढ़ेंगे, और आपका शेयर प्रीमियम में चल रहा है, प्रीमियम कहते हैं इसको, राइट। तो प्रीमियम इसका निकल जाता है, क्योंकि अब हमें पता है कि जो हमने उम्मीद किया है उतना धंधा इस साल नहीं आएगा, ओके। राइट। लेकिन ये अब जब अगले हफ्ते, अभी हम शॉर्ट टर्म यानी नियर टर्म के प्रेडिक्ट करेंगे, तो उस समय इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, बराबर। ओके। अभी मैं नियर टर्म की बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, राइट। ओके ठीक है। और ऐसा यानी हुआ कि शॉर्ट टर्म में कुछ नेगेटिव आ गया और ऐसे स्टॉक 15-20% टूट गया, उस टाइम पे हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन हमारा वेटेज का भी एक पैरामीटर रहता है कि उसके ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते। उस केस में तो मोस्टली हम लोग ऐसे है कि यानी वेटेज अगर ऑलरेडी ऐसे जो भी दिया है उसके करीबी है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में वेटेज इंक्रीज कर सकते हैं या फिर वो जो भी है वेटेज को प्रायोरिटी दे सकते हैं? या ऐसे केस में आप अगर वेटेज बढ़ाते हो तो तैयारी भी रखनी चाहिए कि जब रिकवरी आएगा तो आप थोड़ा वेटेज कम भी करो। ओके, शॉर्ट टर्म रिकवरी में वेटेज कम कर सकते हैं। वेटेज बाद में एडजस्ट कर लेने का, ओके, बराबर है। पर 15-20% को टूटा नहीं कहते, टूटा किसको बोलते हैं? 50%। देखो, टूटने की शुरुआत होती है, शुरुआत बोलते हैं 25% से। कितने टका से? ओके, 25%।
जब तक शेयर आपका 25% टूटे नहीं तब तक बोलो ही नहीं कि टूटा है। तो 25% टूटने से उसकी शुरुआत होती है और वो टूटते टूटते 25 से 40% टूटता है, 40 से 60% टूटता है। तो नॉर्मल केस में भी आपके शेयर 60% जितना तो टूटते हैं, आधा, बराबर। तो ये पूरी जो रेंज होती है, अब जरूरी नहीं हर शेयर आधे होंगे तुरंत, 25% टूटेंगे, एक जगह पे आके रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट रिजल्ट आएंगे, देखेंगे कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट आया है। इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो 25% से कितना, 50%, राइट। तो हर चीज ऐसे धीमे धीमे होती है, बराबर। ये चीज को आप अनुभव से सीखोगे, समझोगे, बराबर है। कोई ऐसा चिंता की बात नहीं होती ऐसी सब चीजों में, पर इतना प्रिपेयर रह जाने का कि आप नियर टर्म में तुरंत इसमें बाउंस नहीं देखो, बराबर है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट, नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो भी आएगा उसके बेस पे फिर से बाउंस हो सकता है ना। देखो उम्मीद ही नहीं करने की, अभी जब हमको पता ही है कि इनका प्लांट ओपन होगा नहीं, तो हम पहले से उम्मीद ऐसी क्यों करें कि अगला रिजल्ट अच्छा आएगा। मेरे को नहीं लगता है इनके अगले 2-1 रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन वो तो ऑलरेडी जो भी प्लांट है उसी में से ये रिजल्ट आया ना, तो उसमें तो ग्रोथ एक्सपांशन नहीं, प्रीमियम। ये पी कितना चल रहा था देखो तो अभी 3664, बराबर। इनका हाई पी कितना है, हिस्टोरिकल हाई पी, राइट साइड में है वो, हाई पी लो पी। हाँ देखो ये रहा, कितना है 52 इसका हिस्टोरिकल हाई पी, राइट। सॉरी 35 इसका हिस्टोरिकल हाई पी है ना। और ये 17 से 20 इसका हिस्टोरिकल लो पी। अभी गिनो जो इनके कल नतीजे आए, कितने का पी था इनका कल का, 53 रुपीज का, राइट, है ना। 111 रुपीज का, यानी हाई प्राइस लो प्राइस नहीं है उसमें। देखो ये इतने भाव से प्राइस टू अर्निंग, 111, हाँ कितने का पी है ये इनका, हाँ 33, बराबर। अब 33 यानी ये फेयर पी पे है, लो पी पे है कि हाई पी पे है, हाई पी पे, हाई पी पे है। तो ये और कुछ नहीं है, पी का 6 महीना पोस्टपोन हुआ है, पर वो धंधा तो आपका आना है, बराबर है। आने वाले समय में हम यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस उम्मीद करेंगे, राइट। नियर टर्म में चैलेंजेस है, इट्स ऑल राइट। हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे नियर टर्म कैसे प्रेडिक्ट करने का, ओके ओके। So thank you very much Vishal bhai, and let me check here. Okay, क्या लिखा है समीर भाई, नो वन कैन, so one can exit in these companies at proper level and invest in HDFC बैंक। बिल्कुल सही बात है समीर भाई, मेरे ख्याल से आप आवास फाइनेंस की बात कर रहे हो या होम फर्स्ट फाइनेंस की, कर सकते हैं, बराबर है। एचडीएफसी नहीं बल्कि सीधा एचडीएफसी बैंक में ही चला जाने का, क्योंकि कल वापस एचडीएफसी बैंक बन जाएगी, तो इधर से उधर कितना करेंगे, इससे तो सीधा एचडीएफसी बैंक में ही रहो, बराबर। मनोज कल्याणी जी ने क्या लिखा है, सर एज पर ग्रिड बेस शैल वी एंटर एट करंट मार्केट प्राइस। मनोज भाई अभी तो शुरुआत हुई है बैटिंग की, ठाक ठाक, अभी तो 2 दिन की बॉलिंग हुई है, 6 बॉल की ओवर होती है ना। देखो पहले बॉल पे 10 रन मारे, 10% गिरा, दूसरे बॉल में 5 रन, तीसरे बॉल में 2-3 रन तो आएंगे ना, तो थोड़ा गिरने दो, 23% गिरने का मिनिमम, राइट। फिर भी फॉल में लोगे कभी पछतावा नहीं होगा, एनी टाइम फॉल में लोगे, यू कैन बाय ड्यूरिंग फॉल, कभी भी आपको पछतावा लॉन्ग टर्म में नहीं होगा अगर हम फॉल में खरीद रहे हैं तो, बराबर है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। और अभी हमने अभी 2 कंपनियां देखी है, राइट, हमने लॉन्ग टर्म का एस्टिमेट लिया। इनके अलावा मैंने कुछ कंपनियों में देखा जहां पे आप लोगों ने काम किया हुआ है,
मैं वो कंपनी ओपन करूं इससे पहले अगर आप में से किसी ने, मेरे ख्याल से कनु रॉय ने हैंड रेज किया हुआ है और समीर भाई ने भी हैंड रेज किया हुआ है। तो समीर भाई, यस, आपका हैंड रेज, ये जो क्वेरी थी उसी के रिगार्डिंग था कि और कुछ है? ओके, हो गया हैंड रेज डाउन, थैंक यू। कनु रॉय, यस कहिए कनु भाई, क्या हाल है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कनु भाई, क्या मजा ले रहे हो फॉल का? यस सर, एक्यूमुलेट फियर कर में रहे है हैं कि ग्रिड में है? सर। राइट, ग्रिड में भी नहीं। बराबर है, बराबर। कौन सी कंपनी ओपन करेंगे आप? नहीं सर, एक मेरा क्वेश्चन था। ओके, कहिए। क्वेश्चन ऐसा है, जैसे सर किसी भी कंपनी को हम लोग अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, तो इसका टारगेट हम लोग ले रहे हैं। बराबर है। तो इसका जो हम लोग अब दिखाए, एक वीडियो हम देखे आपका, जो जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑप्शन खोल के हम लोग प्रमोटर्स के जो परसेंटेजेस देखते हैं। हाँ हाँ, तो प्रमोटर्स के परसेंटेजेस अभी सेबी के अनुसार 75% होना चाहिए। बराबर, उससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। बराबर, तो प्रमोटर्स के जितने ज्यादा परसेंटेज होंगे तो उस शेयर पे सेफ्टी हम लोग को ज्यादा महसूस होती है। बराबर। तो इस हिसाब से HDFC बैंक में सर 26% और HDFC जो हाउसिंग का है, डेवलपमेंट वाला, उसमें सर 0% है। तो इसको हम लोग किस हिसाब से देखें सर? बराबर, देखो बैंक में नियम है, आपको बैंक में कभी भी शेयर होल्डिंग 27% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके सर। राइट, तो बैंक जो होती है उनके प्रमोटर ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकते। अच्छा सर। तो उन्होंने मैक्सिमम हिस्सा रखा हुआ है। और हाउसिंग फाइनेंस वाला सर HDFC का तो 0 है, जीरो प्रमोटर। ऐसी बहुत सी कंपनी है इंडिया में जिनके कोई प्रमोटर ही नहीं है। आईसीआईसी बैंक का मालिक कौन है? ITC भी सर 0 है सर। हाँ, तो आईसीआईसी बैंक का मालिक कौन? ICICI बैंक का नो आइडिया सर। कोई नहीं है। अच्छा। मैनेजमेंट चलाती है बैंक को ना। HDFC का कोई है, राइट, ना L&T का है। L&T का कोई मालिक है? नो, कोई नहीं है, राइट। तो इन सबको मैनेजमेंट चलाते हैं, राइट। ओके सर। तो सर इसको मतलब सेफ साइड में ही लेना चाहिए ना सर? हाँ हाँ, इसमें तो क्योंकि कोई धंधा देख के हम लोग डिसीजन लेते हैं। हाँ, बढ़िया तो बढ़िया मैनेजमेंट है ये सब। हाँ, तो इसी से पता चलता है कि इसका मैनेजमेंट बेस्ट है। हाँ हाँ, क्योंकि हम सेक्टर बेस्ट ले रहे हैं शेयर, और बढ़िया परफॉर्मेंस है तो मैनेजमेंट भी बेस्ट है। राइट, बराबर है। देखो, असल में क्या है, आपकी कंपनी मैनेजमेंट से चले उतना ज्यादा अच्छा है। ओके। क्योंकि अगर कंपनी कोई की पर्सन की वजह से चलती है, उसको बोलते हैं की मैन, यस तो सर। वो उल्टा रिस्क है। अभी आपका वो जो कीमैन है वो जबरदस्त है, तो कंपनियों को दौड़ा रहा है। कल वो कीमैन को कुछ हो गया तो आपकी कंपनी को क्या होगा? ओके सर। तो वॉरेन बफेट साहब ने इसमें भी एक बहुत ही अच्छा एक उन्होंने कहावत लिखी हुई है, राइट, कि मैं कोई गधे को भी बिठा दूं कंपनी चलाने में तो भी कंपनी चलनी चाहिए। ऐसी कंपनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए। ओके। अब अपने को सुन के लगता है यार क्या बात कर रहे हैं, कंपनी तो अच्छे ही लोग चलाने चाहिए, और उनका थिंकिंग हमसे 10 कदम आगे। वो जानते हैं कि अगर इंडिविजुअल व्यक्तियों पे कंपनी डिपेंड रहेगी तो कंपनी 100 साल नहीं टिक पाएगी। तो यस बैंक जैसा। हाँ, ऐसा ही ना। मैनेजमेंट बड़ा है प्रमोटर से, राइट। ओके सर। तो सर अभी यस बैंक का जैसे शेयर गिरा, बर्बाद हो चुका है, हाँ, तो हम लोग कैसे जाने कि इस शेयर में ऐसा हो सकता है? जैसे यस बैंक में हुआ तो हम लोग को आइडिया नहीं है, मैं पढ़ा नहीं हूँ किस वजह से हुआ। बराबर है। तो डेटाबेस से हम अगर जानने की कोशिश करें तो कैसे पता करें कि इस शेयर में ऐसा हो सकता है आगे? देखो, उसके लिए जो फंडामेंटल हमने देखे वो सब देखने चाहिए। जैसे यस बैंक टूटने से पहले ही उनकी एनपीए बढ़ने लगी थी, ओके। राइट। इतने वर्षों से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग तो HDFC में ही करते थे, हमने क्यों वो पसंद नहीं की? ओके। राइट। अब ऐसा नहीं, अभी जैसे समीर भाई ने मेरे को पूछा कि आवाज कैसी, आवाज अच्छी ही है, पर मैं क्यों रिस्क लूं?
समझे ना? Okay. कल कोई भी ऐसी कंपनियों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, भगवान जाने ये तो कहाँ से कुछ आ जाए, राइट? Okay. तो कोई भी रीजनल कंपनीज या जो नॉर्मल टर्नओवर कर रही है ऐसी सब कंपनियों में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं हमें, Okay. बराबर है? Okay. हिस्टोरिकली जिनका एकदम स्ट्रॉन्ग है सब कुछ, ऐसी कंपनी में रहेंगे तो ऐसी घटनाएं कम पड़ेगी, बराबर है? Right. Right. So thank you, sir. ओके अक्षय भाई, टाटा को भी रतन टाटा नहीं चला रहे, टाटा को टाटा का मैनेजमेंट चला रहा है, बराबर है? तो कोई की पर्सन की जरूर ये सब कंपनियों में नहीं है, राइट? ओके तो यहाँ पे हमने 2 कंपनी अभी ऑलरेडी देख ली है, और इनके बाद जस्ट लेट मी चेक, और कुछ हैंड रेज थे। सहस्र नमन जी, यस सहस्र नमन जी, वेलकम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, sir. Thank you very गुड much. इवनिंग। After a long time. या आप 2-3 वीक नहीं थे मेरे को लगता है ना? Yes, sir. I used to attend and I used to leave because of internet issues. ओके Okay. राइट, पर स्टडी तो चल रहा था ना सब कुछ? study तो चल रहा है, sir. I have been concentrating only on one company right from the beginning. ओके Ultra Semco. ओके Cement industry. So I want Right. to have some. I had some doubts, sir, whether I have done the working for correctly. राइट, लेट मी ओपन Yeah. अल्ट्राटेक। Yeah. ओके राइट, तो अल्ट्राटेक का आपने काम किया है एंड यस बहुत ही अच्छा काम है। देखिए कैसा है ग्रोथ सहस्र नमन जी, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि लोगों को दिख पाए, मोबाइल में भी जो लोग मीटिंग में है। ओके सो सेल्स ग्रोथ कैसा है सहस्र नमन जी? The sales growth is consistent. I never found in the last 18 years the sales have gone down in any year compared to the Yeah. previous. So this is very aggressive company. Okay. Right? They are not only growing organically. Organically मतलब धंधा करके बढ़ना। Correct. ये धंधा करके बढ़ते हैं पर उससे ज्यादा ये इनऑर्गेनिकली बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी क्या? यस हाँ, दूसरी कंपनियों को खरीद के। Okay. Okay. इनकी हमेशा आंखें खुली रहती है, जहां पे भी कोई कंपनी बिकने आई नहीं कि उठा लिया। Correct. Correct. तो पिछले इतने सालों से हम लोग अल्ट्राटेक को ट्रैक करते हैं, हमने देखा है कि हर साल कुछ ना कुछ एक्विजिशन आते रहते हैं, राइट? बरसों पहले इन्होंने जेपी का प्लांट लिया था, जेपी एसोसिएट, आप जानते ही होंगे, राइट? उनका काफी लॉस में कंपनी चली गई थी, तो इन्होंने लिया प्लांट, वो लॉस कर रहे थे, इन्होंने जो साल लिया वही साल में प्रॉफिट में आ गए, राइट? तो ऐसे कई इन्होंने सीमेंट के प्लांट खरीदे और इससे इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ किया। तो अमेजिंग, मतलब इनका जो धंधा है देख के एकदम लाजवाब लगता है कि कभी भी 20 साल में इनका सेल्स डाउन नहीं हुआ, Yes. And राइट सर? 2003 में देखिए उन्होंने, मुझे लगता है ग्रासिम का सीमेंट डिवीजन था, मैंने लिखा है देखिए 2003 में, मुझे फिगर नहीं अवेलेबल नहीं है। राइट, So that was the year when Ultra Cement was acquired by Grasim from demerged cement division of L&T. या असल में क्या था, एलएनटी का जो सीमेंट का डिवीजन जो सेलिंग पे था, बेचना था, Yes. उसको खरीदना था। Yeah. तो अभी कौन खरीदा? ग्रासिम ने खरीदा। और Yeah. या ग्रासिम ने खरीदा, पैसा ग्रासिम के पास था। अब ग्रासिम तो टेक्सटाइल की कंपनी, Yes. Yes. राइट? केमिकल की कंपनी, मतलब मिक्स है उनका सब काम उसके अंदर, Correct. राइट? पर ग्रासिम ने पैसा लगाया, अल्ट्राटेक का जन्म हुआ, Correct. राइट? और उसके बाद कंटिन्यूसली एक के बाद ये लोग एक्वायर करते गए, और एक छोटी कंपनी जिसकी शुरुआत हुई थी वो एक बड़ी कंपनी आज बन गई। आज सीमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो एक अच्छा ग्रुप होने का ये फायदा होता है, अगर ग्रुप अच्छा है तो आपको एक्विजिशन में काम लगता है, Yes, it's a बराबर ना? very good group, sir. Aditya Birla Group backing is या such a इसीलिए diversified group, है ना sir? या और क्या बड़ा ग्रुप है, तो Yes. इसीलिए ये लोग दूसरी कंपनियों को एक्वायर भी कर पाए, राइट? Yes. Yes. तो देखो शुरुआत में इन्होंने 2005 में लॉस किया था, Yes. Yes. राइट ना? Yes. तो जब भी इमर्जिंग कंपनियां होती है, Yes. वो लॉस कर रही होती है, तो वो चिंता नहीं करनी, Okay. Okay. क्योंकि वो बिगिनिंग पीरियड है।
Okay. एक बार कंपनी प्रॉफिट में आ जाए ना, फिर कंपनियां जनरली लॉसेस नहीं करती है, Correct. अच्छी कंपनियां। Yes. देखो ये पहली बार 2005 में प्रॉफिट में आए, उसके बाद इन्होंने कभी भी लॉस किया है? 2009 में हुआ, लॉस नहीं लॉस नहीं किया, हुआ है, राइट। बिकॉज आपने कहा था कि 2008 और 9 सभी इंडस्ट्री में चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग था। Yes. 2009 में क्रूड का दाम 150 रुपीज, Yes. तो सोचो कितना महंगाई बढ़ गया होगा उस समय, Correct. राइट Correct. ना। तो कंपनियों को इफेक्ट आई। अभी 110 पे इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं कंपनियों में, तो Yes. 150 पे कैसे प्रॉब्लम आ रहे होंगे? Even though 2009 में सर उनका सेल्स बढ़ गया था compared to 2008, but Right. they made lesser profit, maybe because because these companies are highly debt company, you know. देखो हाईली डेट भी, और हाँ. साथ में क्रूड का भाव बढ़ना, ये कोई भी मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, सीमेंट भी हो जाए या मेटल हो जाए, आयरन एंड स्टील, इन Okay. सब के कॉस्ट को बढ़ाते हैं, Okay. राइट। Okay. सीमेंट का प्रोडक्ट सस्ता है और उसका फ्राइट महंगा होता है। Okay. ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा खर्चा होता है सीमेंट की कंपनियों Yeah, में। okay. इसलिए आप देखोगे कि अल्ट्राटेक ने क्या किया है, ऑल ओवर इंडिया में प्लांट लगाए हैं। Yeah. ये Okay. हर एक रीजन में छोटे छोटे प्लांट लगा देते ताकि वहीं से पूरा एरिया कैटर हो जाए, Yes. Correct. राइट। So yes. Correct. Yes. Yes. अभी भी इस बार क्रूड का दाम बढ़ा है तो इनको प्रॉब्लम होने चाहिए, राइट। Yes, प्रिपेयर yes. रहने का पहले से, Yes. Yes. ओके। Yes, sir. Yeah, Sir, अभी या I had, I'm not Corona. still, sir, I'm not still very clear about this intrinsic value, fair value. Yeah. थोड़ा clarify कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, अभी हमने सिखाया ही नहीं, अभी अभी करेंगे इसके ऊपर हम लोग, Okay, okay, है ना। अभी फेयर वैल्यू क्लियर नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म आपको सीखना बाकी है, ठीक है। राइट। लेकिन देखो फेयर वैल्यू का मतलब क्या, जैसे इसको आप एकदम लॉजिकली, व्हाट इज फेयर वैल्यू, क्या कहोगे आप? फेयर मीन्स Reasonable, sir. है ना? रीजनेबल। Yes. तो रीजनेबल का मतलब सस्ता हुआ, Correct, correct. Affordable, ना सर? अफोर्डेबल, पर वो सस्ता नहीं है और हाँ, महंगा भी नहीं है, Okay, इन बिटवीन, okay, राइट। okay. तो फेयर वैल्यू का मतलब क्या कि आपने कंपनी को सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, अब Yes, आप sir. इसे खरीदेंगे कब? तो हम इसको महंगे भाव पे नहीं खरीदना चाहते, Correct, राइट। सो वी Correct. आर बाइंग एट फेयर प्राइस, okay, राइट। okay, दिस पी, ये जो पी है ये पूरा हाई पी है, okay. हाँ, yes, हिस्टोरिकल हाई पी। तो Historical. हम अगर हाई पी पे लेंगे तो उसको महंगा कहेंगे, Correct, लो पी पे ये हर साल मिलेगा नहीं, correct. राइट। तो हमें फेयर पी ढूंढना है, एवरेज पी, Okay. जहां पे शेयर आपका ना महंगा है ना सस्ता है, राइट। हाँ, correct. या Correct. इनके प्रॉफिट्स आपके काफी बार प्लस माइनस हुए हैं, राइट Yes. सर। या थोड़ी कंसिस्टेंसी कम है सर, क्योंकि या 2014-15 में भी थोड़ी कंपेयर टू 2013 2 साल गिरे। बराबर, फिर दैट मींस एवरी 2-3 इयर्स उनका गिरते हैं सर प्रॉफिट आगे आफ्टर 2014। राइट। तो प्रिपेयर रहने का पहले से, करेक्ट, राइट, कि इनके प्रॉफिट वॉलेटाइल रहेंगे भविष्य में भी, यस, राइट। ये हो सकता है कि इनके जो रॉ मटेरियल है, इनका जो मेजर कॉस्ट है, यस, यस, वो हाईली वॉलेटाइल है। जैसा मैंने अभी बताया, फ्रेट कॉस्ट इनके सबसे बड़े खर्चे होते हैं, यस, यस, राइट। देखो यहाँ पे ये 2020 का जो ईयर है, दिख रहा है आपको, यस सर, जब इन्होंने 5810 करोड़ का प्रॉफिट किया था, करेक्ट, दिस वाज लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट। या एंड इट वाज ऑलमोस्ट 100 मोर देन 100% सर, हाँ, फ्रॉम इनके 2019, मार्जिन, देयर मार्जिन वेर डबल, 7 Yes. to 14%। करेक्ट, तो ये क्यों हुआ था? आपको ध्यान होगा कि ये साल था कोरोना का, एग्जैक्टली, यस, बिकॉज़ ऑफ कोरोना, कोविड में ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो उस समय अपनी रेलवे ने क्या किया था, रेलवे ने सब बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दी थी, करेक्ट, क्योंकि सब बंद था, पैसेंजर रेल बंद थी, तो इन्होंने सब ऐसी सब कंपनियों को अपॉर्चुनिटी दी कि आपको यूज करना है फ्रेट करेक्ट, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो ज्यादा ट्रेन कॉमर्शियल में दौड़ी थी, जिसके कारण कंपनियों को सस्ता पड़ा था। तो देखो सीधे इनके मार्जिन डबल हो गए, क्योंकि क्रूड नेगेटिव मोड में आ गया था वो समय, यस, यस, राइट। इनका फ्रेट कॉस्ट कम हो गया था, या फ्रेट कॉस्ट कम हो गया था इनका उस समय, बराबर। अब इनका टर्नओवर सहस्र नमन जी 50,000 करोड़ है, जस्ट Okay. इमेजिन,
Okay. इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी Yes. खाली 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, Yes. जबकि दूसरे कंट्री की जो बड़ी सीमेंट की कंपनियां हैं वो अगेन 4-5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती Yes. है। Yes, sir. क्यों डिफरेंस है इतना? Because I think it is a growing sector in India. It is still infant stage में है लगता है ना सर, इंडिया में? राइट। और एफोर्डेबिलिटी, Yes. बराबर। Yes. तो जैसे हमारी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी, हमारी एफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। Correct. Correct. तो इंडिविजुअल बेस पे सीमेंट कंजप्शन हमारा बढ़ जाता है, राइट। तो And आने वाले also- समय में आप उम्मीद रख सकते हो कि आप 2030 तक, जैसा आपने लिखा है, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर जरूर देखोगे आप। Okay. Yes, sir. Because the government we also is investing lot of money in infrastructure. यस यस, फुल So- फोकस है उनका। Sir, since we are discussing cement industry, you know, क्या how now the latest news which we are all hearing about Adani buying ACC and Ambuja, यस यस, will it affect the ranking, sir, in the sector? Like अभी तो नो नो UltraTech, नो, देखो सीमेंट सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पे मैं ये टॉप क्वालिटी आपकी ओपन करता हूँ, यहाँ पे सीमेंट, उसमें अंबुजा और एसीसी दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो भी उनका धंधा इतना बड़ा नहीं होता है जितना अल्ट्राटेक का है। combined हो, या but आगे फ्यूचर में शायद बढ़ सकता है ना सर, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट maybe. ये मेरे ख्याल से ओपन नहीं हो पा रहा है, एक ही ओके। अंबुजा का क्या 29,000 करोड़ है, राइट। अंबुजा का 29,000 करोड़ है Yes. और एसीसी का 16,000। Yeah. तो दोनों का मिलके कितना हुआ? 45, 45. राइट। Yeah. तो भी It is आपका less than, अल्ट्राटेक का ज्यादा है, Almost equal, sir. Yeah, just yeah, almost equal. Yeah. मतलब दोनों मिलके भी एग्जैक्ट अल्ट्राटेक जितना ऑलमोस्ट उतना होते हैं, Correct, राइट, correct, इक्वल correct. करके। Equal. अब ये क्या होगा जब ये दोनों कंपनियों को ये ले लेंगे, अब ये इनके ऊपर चॉइस है दोनों को अलग रखे कि दोनों को कंबाइन कर ले, Okay. राइट, क्योंकि दोनों का प्रमोटर अभी भी एक है, ठीक है, पर जब अदानी ले लेगा तो भी एक हो जाएगा, Correct. राइट। पर स्टिल अंबुजा और एसीसी डेप्थ फ्री कंपनियां हैं, Yes, yes. अदानी के लेने के बाद ये डेप्थ फ्री नहीं रहेगी, राइट, क्योंकि अदानी की हर एक कंपनी डेप्थ बर्डन वाली है, राइट। Yes, sir. तो ऐसे रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, बराबर है। Okay. Okay, sir. Okay. ओके, Yeah, because I had a doubt, sir, whether I have done the working properly, correctly, especially the expected long-term estimates have been. या Yes. योर 16-year growth is 18%, Yeah. 10-year growth is also 18%. Yeah. Actually this 10-year growth was supposed to be affected, Yeah. but growth has not affected due to organic growth, Organic. Yeah. right? Okay, your 5-year growth is 10%, Yeah. so 5-year growth was affected, barabar? Even post-COVID is showing a good, better, reasonably good figure. Yes, yes, post COVID they have grown better, Better. right? Yeah. 12% is a good growth. Yeah. And now if we compare with long term, your long term estimate is 18%, okay, Yes. right? And next year also 12% estimated. 2020. Yeah, so see, we will not today talk about next year, Okay. right, because we will consider latest result for it. Okay. We are going to learn next week, but your this long term estimate is absolutely clear. Okay. Yeah. 18%. Yes. Yeah, we can expect 18% growth in future in Ultratech, Okay. right, sir? Okay. 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 Fine. Okay, Thank you, sir. Thank you very much. thank you, sir. Saranuman ji. Yeah, really enjoying doing this research, you know. And जैसे आपने कहा था सर, हमेशा कह रहे हैं कि when you do more company you get confidence. अभी धीरे-धीरे Right. confidence आ रहा है. Thank you very much. बराबर, yeah. Thank you. Yes, and Sunita madam. Yes, Sunita madam, आपने हैंड रेज किया है, कहिए मैडम। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है, इनफैक्ट मैं 2 वीक से देख नहीं पाई थी, तो भी मैंने Okay. जुबिलेंट के ऊपर सर्च किया
हाँ लेकिन जी। मेरे को ना सर इक्विटी नहीं समझ में आ रहा था, मैं इक्विटी कहाँ से देखूं? मैंने कोशिश की बट आई कुड नॉट गेट। हाँ जी। ओके, अच्छा इक्विटी नहीं मिला आपको? हाँ जी, मैं कहाँ ओके, देखूं? मैंने लिखा बता भी देता हूँ। मैंने जुबिलेंट फूड वर्क किया जी। ये जो है ये इक्विटी है मैडम, ओके 132 करोड़। ओके, बस यही बड़ा ना, मैंने। देखो 132 2018 में 66, फिर इन्होंने एक पे एक बोनस दिया, तो ये इक्विटी आपकी डबल हो गई। राइट राइट, बस ये एक छोटा सा एक डाउट था, या इक्विटी भी मुझे मिल रहा था। यस यस, और कोई सर जगह पे ये लोग पेड अप कैपिटल लिखेंगे तो वो भी ओके इक्विटी ही है, राइट? ओके ओके। या तो अगर लेकिन अगर हम लोगों को उसमें देखना है, एनुअल रिपोर्ट में जाकर के देखना है, तो हाँ वहां पर भी एक बार ही बता देंगे एनुअल हाँ, रिपोर्ट। बता देता हूँ मैं। ये एनुअल रिपोर्ट मैंने ओपन किया और जी, मैं सीधा जाता हूँ या सर आप कंसोलिडेटेड। आपने कंट्रोल एफ करके इसको किया है? हाँ, कंट्रोल एफ किया मैंने। ओके ओके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ओके ओके, ये आ गई। देखिए ये मैंने बैलेंस शीट ओपन की है। इक्विटी असल में बैलेंस शीट का एक पार्ट है, ओके वो आपके इनकम स्टेटमेंट में भी दिखता है, जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा। ये क्या है? ये इनकम स्टेटमेंट है जिसमें हमें सेल्स प्रॉफिट सब दिखाते हैं, जी राइट? यहाँ पे भी लिखी हुई है इक्विटी, जी। पर इक्विटी असल में इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, पर ये लोग बताते हैं उसको, ओके राइट? तो असल में इक्विटी किधर का पार्ट है? बैलेंस शीट का। ओके तो जब हमने बैलेंस शीट ओपन किया तो बैलेंस शीट में 3 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है? एसेट। एसेट्स, दूसरा क्या होता है? लायबिलिटीज होगा। इक्विटी अच्छा इक्विटी, ओके, या इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ओके राइट? तो एसेट फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ओके बराबर है? ओके तो यहाँ पे मैं इक्विटी चेक करता हूँ, दिस इज इक्विटी। राइट। इक्विटी पोर्शन में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, राइट? 13197। अब ये है दिया हुआ इन्होंने लाख में, तो हम 2 डेसिमल हटा देते, 132 करोड़ का ये इक्विटी हुआ। सर एक ना बड़ा फनी सी चीज है, मेरे को ना लाख से करोड़ और ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैडम आपको फनी लगता है, पर मेरे को भी कंफ्यूजन लगता था, नहीं मेरे को ये सब याद रहता था, ओके पर अभी क्या प्रैक्टिस हो गई है तो धीमे धीमे ये हो जाता है कि चलो लाख से मिलियन, मिलियन करोड़, ये थोड़ी प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि जनरल लाइफ में ये सब और इतना सारा हमारे काम नहीं आता है। पर लाख 2 करोड़ के लिए क्या करने का? 2 डेसिमल हटा देने के, ओके ओके। या अगर मिलियन होता तो क्या करते मैडम? एक डेसिमल, हटा। एक डेसिमल। यस यस, बस तो इतना ही याद रखना है, अब रटना पड़ेगा इसको तोते की तरह। ये अपने आप हो जाएगा मैडम, थोड़ा समय में इतने सारे आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना कि ये सब चीजें याद रह जाएगी। बट सर एक बात है, अभी मैंने ना इसका देख रही थी, एनुअल रिपोर्ट से देखा सर, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। कब इनकी कितनी सिटीज में है, कितने उनके, मैंने लिखा अपनी रिपोर्ट में उसमें, तो नॉलेज बहुत बढ़ती है, बजाय कि हम सीधा एनुअल रिपोर्ट में देखें। दैट इज फार बेटर इंस्टेड ऑफ अगर हम फाइनेंशियल में देखते हैं। तो कंपनी का ना ओवरऑल व्यू जो है ना वो हमें पता चल जाता है। बिल्कुल सही बात है मैडम, इसलिए तो मैं कहता हूँ हर बार जी, कितनी किताबें पढ़े उससे तो सीधा एनुअल रिपोर्ट पढ़े ना, वो ज्यादा अच्छा है। आप क्यों कहते हैं? वो पढ़ करके समझ में आया। पहले नहीं आता था सर, बोलते हैं, लेकिन अब जब किया ना तो मैं लगा अब क्यों बोलते हैं, तो देन आई रियलाइज। जी राइट। और क्या है इसमें मैनेजमेंट डिस्कशन और ये सब बहुत काम का होता है, राइट, क्योंकि वो हमें हमारे बिजनेस, जैसे आज की मीटिंग में भी जो लोग हैं उसमें बहुत से बिजनेसमैन होंगे, राइट? तो उनको भी उनके बिजनेस में बहुत काम लगेगी स्ट्रेटेजी, कि इन्होंने जब ऐसा प्रॉब्लम आया तब क्या किया, जब वैसा प्रॉब्लम आया तब क्या किया, मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इन सबके पास होते हैं। ये सब कंपनियों को क्या है, प्रॉब्लम नजर ही नहीं आते, ये हमेशा सॉल्यूशन के साथ रेडी होते हैं, राइट? तो ये लाइफ में बहुत काम लगता है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को। सर सोचने का नजरिया बदल रहा है एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़कर ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। सर आप मेरे वाला रिपोर्ट वाला खोलेंगे जरा? यस यस, जुबिलेंट फूड,
जी राइट। यहाँ पर सर ये तो मैंने खैर इंडेक्स का लिख दिया था रेस्टोरेंट सर। यहाँ पर ये मेरे को ये शायद मैंने ये प्रेजेंस इन यहाँ तो मैंने को शायद ये इनकी रिपोर्ट से मिला था, लेकिन मुझे ये मैंने गूगल से देखा इनके टोटल 1373 रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छा, लेकिन मुझे ओके। इसके बाद का नहीं मिल रहा था, यानी कि 2017 में कितने हैं, 18 में कितने हैं। देखो कितने लिखे इन्होंने, 1380। नेटवर्क ऑफ हाँ जी 1380 रेस्टोरेंट्स इन 298 सिटी। हाँ जी हाँ जी। ये कब का कंट्रोल है? एफ ये 2021 का, ओके ये 2000 पिछले साल का मार्च ओके का, ओके ओके राइट। जी तो आपको हर एक चीज मैडम रिपोर्ट से तो मिल ही जाएगी, राइट। है ना। इनफैक्ट अगर आप अभी लेटेस्ट रिजल्ट भी देखोगे ना, तो ये लोग रिजल्ट भी देते हैं कि हमने ये क्वार्टर में 11 रेस्टोरेंट ओपन की। हर एक रिजल्ट में ये लोगों को डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग क्या है ना कि जैसे बरसों से इसमें इन्वेस्ट करे हुए, तो हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि इन लोगों ने ये क्वार्टर में भी नए रेस्टोरेंट ओपन किए क्या। अगर ये लोग नए रेस्टोरेंट ओपन नहीं करेंगे और हमको जितने चाहिए, जितने एक्सपेक्टेड है उतने नहीं ओपन करेंगे तो भी नहीं चलेगा, बराबर। तो हर एक रिजल्ट में इनके दिया होगा कितने रेस्टोरेंट ओपन किए। उन्होंने दूसरा एक डेटा दिया होता है कि पुराने जो रेस्टोरेंट है उससे इनको धंधा कितना मिल रहा है, राइट। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप खाली नए नए रेस्टोरेंट खोलते जाओगे तो खर्चा बढ़ता जाएगा, राइट। क्योंकि नए रेस्टोरेंट प्रॉफिट में आने में 2-3 साल लग जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनका बहुत होता है। जैसे आपके एरिया में रेस्टोरेंट आएगा तो कंटिन्यू एड चलेगी इनकी, पेपर में आएंगे, लिफलेट आएंगे, तो ह्यूज कॉस्टिंग होता है। तो हम लोग हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि पुराने रेस्टोरेंट कितना ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिटेबिलिटी कौन देगा, पुराने रेस्टोरेंट। तो हमेशा अभी मैंने जैसे विशाल भाई से कहा कि आपने पीडीएफ में पढ़ा क्या, राइट, डिविस के बारे में, तो वैसे ही जैसे ही जुबिलेंट का रिजल्ट आए खाली फिगर ना देखे, डेटा पढ़े। मैंने जैसे आज ही जोमेटो का अपडेट किया, तो उसमें मैंने कैसे बताया कि इन लोगों ने 1000 सिटीज में अपना एक्सपांशन कर दिया है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से इनको थोड़ा प्रॉब्लम आया है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, राइट। इनको 60% टर्नओवर 8 शहर से आता है खाली, तो 40% टर्नओवर 994 सिटी देते हैं और 60% टर्नओवर 8 मेगा सिटी देते हैं। ये सब इन्होंने पीडीएफ में लिखा होता है, उनके अपॉर्चुनिटीज और उनकी चैलेंजेस। सर वो कहाँ मिलेगा? ये यहीं पे, ये मैं जुबिलेंट में गया, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। अब जैसे अभी इनके रिजल्ट नहीं आए तो यहाँ नहीं होगा, नहीं तो मैं सीधा यहाँ कंट्रोल एफ करके रिजल्ट लिखूंगा, यहाँ आ जाएंगे, राइट। ओके जैसे ही रिजल्ट अपडेट होगा इधर आ जाएगा, ये खोल के देख लेने का यहाँ पे। ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी लोगों को क्वेरी होती है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सबका जवाब इधर दिया होता है। जैसे देखो यहाँ पे अपडेट्स ऑन एक्विजिशन, ये 11/5 को इन्होंने कोई नया बिजनेस एक्वायर किया, उसके अपडेट दिए हुए। ओके तो ये जो न्यूज पे जो आते रहते हैं ना और बोलते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, सब यही सब डेटा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ से कुछ नहीं छिपेगा, बराबर है, राइट डन मैडम। हाँ जी। और सर एक छोटा सा और डाउट था, जब मैं आपका ये वीडियो देख हाँ, रही हाँ। थी, सर आपने जैसे रिलैक्सो वाले में लिखा हुआ था और आप उसमें ना एक फॉर्मूला बता रहे थे डिविडेंड के ऊपर कि डिविडेंड को कैसे निकालते हैं, आपकी वीडियो में था, राइट। सर वहां पर आपने लिखा था डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 100 देन मल्टीप्लाई बाय इक्विटी और ईपीएस। तो सर या तो बोलने का टंग स्लिप था, आपने कर्सर क्लिक किया हुआ था शायद इक्विटी के ऊपर, लेकिन बोला ईपीएस था, तो वो थोड़ा सा एक ना कंफ्यूजन वाला पॉइंट था। ओके, देखो डिविडेंड का लेना देना ईपीएस के साथ है जी, राइट। तो उसको जो मल्टीप्लाई भी हम करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, वो ईपीएस से ही करेंगे जी, बराबर ना। तो क्या करने का, डिविडेंड जैसे इसका देख लेने का। इन्होंने फॉर एग्जांपल जुबिलेंट ने डिविडेंड कितना दिया है इस साल, 6 रुपीस, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 रुपया डिविडेंड जुबिलेंट ने डिक्लेयर किया। अब मेरे को परसेंटेज में जानना है कि अपने प्रॉफिट का कितना रुपया डिविडेंड दिया, जी, इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय ईपीएस।
जी। तो 0.282 आ रहा है, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा 30%। यानी कि सर ईपीएस से करना है, इक्विटी से नहीं करना। हाँ, बस ईपीएस से ही। बस वही कंफ्यूजन था सर, वही कंफ्यूजन था, ईपीएस से करना बस। ठीक है। ओके, और सर अभी की कन्वर्सेशन में आपने बोला था मैनेजमेंट जो चलाए वो ज्यादा अच्छा है, राइट। लेकिन अगर हम सर पॉलीकैब या डेल्टा कॉप रिलैक्सो को देखते हैं, लेकिन राइट। सर यहाँ पर शायद मैनेजमेंट है या यहाँ पर की पर्सन है? ज्यादातर कंपनियों में मैडम मैनेजमेंट ही होता है, की पर्सन का विजन होता है। ओके। राइट। जैसे टेस्ला है, तो टेस्ला की पर्सन से चल रही है, राइट। क्योंकि विजन भी उनका है और फुल फ्लेज वही लगे हुए हैं। ओके। राइट। आपका फेसबुक, तो वो की पर्सन बेस्ड कंपनियां हुई। ओके। राइट। पर ज्यादातर जो बिजनेस चलते हैं वो कैसे चलते हैं? मैनेजमेंट से चलते हैं, मैनेजमेंट ही कंपनियों को चलाती है। ओके। राइट ना, इसीलिए देखो अभी जुबिलेंट के मैनेजमेंट में से एक भाई निकल के चले गए, वो की पर्सन नहीं थे। लेकिन क्या होता है, मैनेजमेंट से निकलते तो उनका एक विजन होता है, पक्का होता है, मेरे को 2 साल में ये करना है। इन्वेस्टर उनके कांटेक्ट में होते हैं। राइट। उन्होंने कमिटमेंट किया होता है कि हम हर साल 50 रेस्टोरेंट खोलेंगे। अभी वो भाई चले जाएंगे तो फिर हमको डर लगता है कि क्या ये 50 रेस्टोरेंट इस साल ओपन करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो प्रॉमिस उन्होंने की थी। राइट। राइट। अभी नए आएंगे, वो कहेंगे चलो मैं नया चालू करता हूँ। तो ये हर कंपनी में एक रिस्क होता है थोड़ा, बराबर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स। ओके, थैंक यू। तो अभी हमने जुबिलेंट की कुछ डिटेल देखी, और जुबिलेंट के साथ लेट मी चेक और किसी का हैंड रेज हो तो। अरविंद जायसवाल। ओके, यस अरविंद जी, कहिए कैसे हो? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अरविंद भाई, बढ़िया एकदम। ऑल फाइन सर, सब बढ़िया है। कहिए। सर मैं यही पूछ रहा था कि मैंने 2 कंपनियों का रिसर्च किया था, हैवेल्स का और बालकृष्णा इंडस्ट्री का। तो ओके। थोड़ा आप जरा चेक कर लेंगे मैंने सही से किया है सर? हैवेल्स। ओके। क्योंकि फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा था, फेयर वैल्यू, तो थोड़ा मुझे डाउट लगा कि ये सही है कि गलत है। बराबर है। अभी फेयर वैल्यू पे इतना ध्यान हम नहीं दे रहे, क्योंकि ये नियर टर्म बाकी है करना अभी हमें। अभी हमने ओके। खाली लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट करना सीखा है, ओके। बराबर। नियर टर्म अभी हम इस हफ्ते करेंगे। लेकिन ये सर 2035 का फेयर वैल्यू 35,000 आ रहा है। सेम बराबर है। बालकृष्णा का भी किया तो उतना ही बहुत ज्यादा आ रहा था, तो थोड़ा बराबर है। मुझे ये डाउट बहुत था। ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हाँ। आपने उम्मीद बहुत ज्यादा रखी है। ओके। देखो सेल्स 7% से बढ़ेंगे, पर ओके। प्रॉफिट 30% से नहीं बढ़ सकते। ओके। सेल्स से प्रॉफिट कभी ज्यादा नहीं बढ़ सकते। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो 2035 में आपका धंधा 32 करोड़ है, पर प्रॉफिट कितना है? ये तो कभी हो 65,000। नहीं सकता है। ना, सेल्स जितना बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। राइट। प्रॉफिट कुछ समय ज्यादा बढ़ेगा। जैसे अभी हमने अल्ट्राटेक में देखा कि पिछले साल क्रूड कम था तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गए, पर ये सब चीजें परमानेंट नहीं होती है। ओके। ओके। प्रॉफिट्स आर नेवर परमानेंट। प्रॉफिट हमेशा प्लस माइनस होते जाएंगे, तो उसको कभी भी सेल्स से ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं करने का। ओके, तो हो गया? मतलब जितना सेल है सर उतना प्रॉफिट रखना चाहिए था मुझे। उतना ही रखने का, उससे ज्यादा नहीं। कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं जैसा हो कि सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में बताया था ये चीज। हाँ। ओके। राइट। तो इसकी वजह से गड़बड़ आ रहा था वहां पे। हाँ, देखो अभी ये फेयर वैल्यू आ गया इनका। ओके। ओके। बराबर सेम है? बालकृष्णा में भी ऐसे ही हुआ था सर हाँ, थोड़ा। वैसा ही होगा। सही बात है। देखो क्वालिटी कंपनियां होती है ना, अभी ये सब डेप फ्री है, हेवल्स डेप फ्री है, बालकृष्ण डेप फ्री है, सबसे एकदम तगड़े इनके मार्जिन है, तो उनके प्रॉफिट ज्यादा ही बढ़ने वाले हैं। राइट सर। राइट। पर आप उम्मीद नहीं रख सकते हो कि वो बढ़ेंगे ही। राइट। क्योंकि ये तो राइट। आज देख रहे हो बड़े हुए, पर बीच का समय जब आता है, जब इनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हैं, तब प्रॉफिट घट भी जाते हैं। ओके। राइट। इसीलिए पहले से कंजर्वेटिव रहने का। और इसका बराबर है? सर सेल्स मैंने लिया है हैवेल्स का, तो सेल्स भी इसका थोड़ा अप एंड डाउन था। बराबर है। देखो ये इनका सेल्स यहाँ पे कब इनका टर्नओवर डाउन हुआ है, इधर 2010 यस। है ना। फिर 2019, 2016, 2016,
2017 ये 2 साल कंटिन्यू इनका सेल्स नीचे गया, राइट। ओके और कोविड के साल में, ओके बराबर ना, कोविड में तो पूरा अफेक्टेड था तो इनका धंधा डाउन हो गया था। लेकिन देखो अभी इस साल एक ही साल कोविड का अफेक्ट रहा, फिर इन्होंने वापस लाइफ टाइम हाई सेल्स लगाया, राइट सर। राइट। तो लाइफ टाइम हाई सेल्स, बढ़िया प्रॉफिट, तो अभी हम उम्मीद करेंगे ये कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, ओके राइट। इनके भाव कैसे, एक मिनट, आपने ईपीएस, ये इनका रियल ईपीएस है हाँ 2359। वो रियल ईपीएस है सर। तो मतलब अगर हेवल्स ने स्प्लिट बोनस नहीं किया होता तो आज हेवल्स का दाम कितना होता, 1.5 से 2 लाख रुपया होता, 2 लाख रुपया होता सर, राइट। बराबर ना। पर इन्होंने इतने सारे बोनस और स्प्लिट किए हैं जिससे ये प्राइस इनका इतना है, राइट। तो जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दिया है हेवल्स ने, राइट एकदम सर, जोरदार कंपनी है, राइट। राइट। सेम बालकृष्णा इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छा है क्या? सर, उसका मैंने सेल देखा ना, तो 1 या 2 साल सेल सिर्फ डाउन था, बाकी बहुत ही अच्छा उसका सेल्स है। देखो असल में बालकृष्ण का सेल्स ज्यादा डाउन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑटो सेक्टर कितने समय से नहीं चला है, 2017, ये समय से ऑटो दुनिया भर में मंदी में है, दुनिया भर में। वर्ल्ड वाइड फोर्ड का धंधा डाउन है, जनरल मोटर का धंधा डाउन है, इवन टोयोटा ने अपना लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया अभी तक। तो ज्यादातर कंपनियां ऑटो में धंधा बढ़ा नहीं पा रही, और ये लोग किसको टायर सप्लाई करेंगे, ऑटो को ही, राइट सर। राइट। तो इनका बिजनेस डाउन होना चाहिए, पर इनके एक्सपांशन प्लान इतने चलते रहते हैं ना कि कंपनी अलग अलग कंट्रीज में ग्रो करती रहती है, नए नए फील्ड, नए नए एरिया ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सिर्फ 2 बार इनका टर्नओवर डाउन हुआ, जबकि ऑटो कंपनियों के टर्नओवर तो बढ़े ही नहीं है पिछले बहुत सालों से, राइट। देखो आपका जो सेल्स 21% से बढ़ा, प्रॉफिट 30% से बढ़ा, ज्यादा बढ़ा ना। ऐसा ही होगा जनरल, पर जब आप उम्मीद करोगे, अब आपने उम्मीद 14% की रखी है सेल्स की, 20% प्रॉफिट की नहीं रखने की, 14 ही रखने की, राइट सर। अब देखो अब ये एडजस्ट हो गया, हाँ ये सही आ गया अभी। राइट ना। देखो जब हमने बालकृष्ण को खरीदा था तब हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये 1500 करोड़ की कंपनी 6000 करोड़ पहुंचेगी, राइट सर। आउट ऑफ द माइंड था, राइट। पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया इसने। हमने क्यों लिया? क्योंकि इसके मार्जिन सबसे बढ़िया थे, ना एमआरएफ के ऐसे मार्जिन है, ना अपोलो के ऐसे मार्जिन है, बेस्ट कंपनी है बालकृष्ण। कोई भी कंपनी डेप फ्री नहीं है पूरे टायर में, खाली ये है, राइट। राइट सर। देखो इनका भी भाव लाख रुपया होता है ना अभी, अगर इन्होंने भी बोनस स्प्लिट नहीं किया होता तो। अब लोग कहते हैं एमआरएफ ने कमा के दिया, एमआरएफ ने कुछ कमा के नहीं दिया, इसने एमआरएफ से डबल कमा के दिया, पर एमआरएफ ने बोनस स्प्लिट कुछ दिया नहीं। एमआरएफ डिविडेंड खाली 5% देता है, ओनली 5%। तो मतलब इफेक्ट भाव पे आएगी, पर बालकृष्ण 30 to 40% डिविडेंड दे देता है, फिर भी इसने कमा के भी सबसे ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि इसने जो ग्रोथ किया वैसा कोई टायर की कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया है, एंड विद हाई कंसिस्टेंसी। एमआरएफ ने भी एक बार लॉस किया, इसने कभी भी लॉस नहीं किया। राइट सर। ओके जी सर। चलिए बहुत अच्छा काम किया है आपने सर। बाकी सब मैंने जो से किया है वो सही है ना, मैंने जो ये असाइनमेंट जो किया है मैंने एकदम कंप्लीट बढ़िया है एकदम। ओके ओके। राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। डेटा सही लिया है ना मैंने? राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही लिया है। ओके। राइट, खाली ये जो ईयर वाला कॉलम है ना, हाँ इसको हमेशा है ना लेफ्ट अलाइन रखो, और बाकी सब जो कॉलम है उसको राइट अलाइन रखने का, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। ओके। देखो यहाँ से अभी ये सब ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये डेट है, और ये सब क्या है, सेल्स है, प्रॉफिट है, ये न्यूमेरिकल्स है। तो हमेशा राइट अलाइन जो होंगे वो आपकी फिगर्स होगी, लेफ्ट अलाइन तारीखें आ जाएगी, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा समझने में। बाकी बहुत अच्छा काम किया है आपने। थैंक्स सर, थैंक्स। ओके, तो अभी सर बैलेंस शीट ही अभी सब देखना है हमेशा। बराबर है, यही देखने का। राइट, देखो टायर में अगर टायर के धंधे बढ़ेंगे ना तो बालकृष्ण को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।
राइट सर। राइट। बालकृष्ण को प्रॉब्लम कब आ सकता है? जब पूरी टायर ही ना चले। अब टायर नहीं चलेंगी तो ना अपोलो चलेगा ना एमआरएफ चलेगा। राइट। तो हमेशा आपकी कंपनियां डिपेंड किस पे होती है? खुद की इंडस्ट्री पे। राइट। जी सर। पिछले सर 2 महीने से जब से कोर्स चल रहा है ना, मैंने किसी कंपनी का कोई शेयर प्राइस देखा ही नहीं। मैं अच्छा सिर्फ बैलेंस शीट ही देख रहा हूँ। बराबर। बस तो ये तो हैबिट ही हो जाएगी ऐसी। राइट लोग सर। जब बातें करेंगे तो पता चलेगा, अरे बाप रे आज बहुत मार पड़ी है। तब आप देखोगे, अच्छा बाजार गिरा आज इतना, क्या बात है, तो चलो कल माल लेते हैं। लेकिन सर 2 महीने में मैंने कोई जितना भी ये टॉप कंपनियां हैं, मतलब कुछ तो कंपनी है मेरे पास, और राइट। कुछ कंपनियों के मतलब जो लेना है, अभी किसी कंपनी का शेयर भी मैंने 2 महीने नहीं लिया। मैंने सोचा कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में फिर से लेना चालू करेंगे। बराबर है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है अरविंद भाई। राइट। राइट ऐसे सर। देखो, वैसे क्या है ना कि शांति से लेने का, कभी कभी भी बाइंग में और सेलिंग में कभी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। राइट सर। जिस दिन आप ये सोचोगे कि अरे मेरे को ये फटाफट पता चल जाए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझो गलत डिसीजन लेने वाले हो। एकदम शांति से डिसीजन लेने का। और दूसरा, अभी करेक्शन चल रहा है। राइट। जी तो सर। करेक्शन के समय में जो जो आप सीखते जा रहे हो ना, आप एक्यूमुलेशन तो चालू रखो। ओके ओके। क्योंकि ऐसे मौके आपको मुश्किल से 4-5 साल में एक आध बार आते हैं। अच्छा। है ना। जनरली देखो, हमारा काम तो सिखाने का है, तो हम तो 12 महीना अलग अलग बैचेस चलती रहती है। जी पर सर। जब बैचेस तेजी में होती है ना, तो उनके पास मौके नहीं होते कुछ लेने के, जी सर। क्योंकि सब महंगा चल रहा होता है। हाँ हाँ। ये आपका समय है, जब आप सीख रहे हो, आपको स्टॉक भी सस्ते मिलेंगे, तो ऐसे मौके का पूरा फायदा भी उठाने का। पर जल्दबाजी में नहीं, शांति से धीमे धीमे एक्यूमुलेट करते जाओ। राइट। जी सर। जी सर। ओके। तो चलिए, हमने अरविंद जायसवाल जी से हमने बालकृष्ण भी देखा और हेवल्स भी देखा। दोनों ही वेल्थ क्रिएटर कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड मिस्टर श्रीनिवास राव। यस श्रीनिवास जी, कहिए। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग। Acha, I worked on this Amar Raja. ओके। Can you go through that one, sir? राइट। यस यस, व्हाई नॉट। So here's your Amara Raja. And just Yeah. today their 2022 result have been announced, right? But I have not updated it. Yes. Yeah, no problem. So you will be able to recheck that you have estimated this turnover, this profit. Now check tomorrow what are the real results. Okay. Okay. So That is one thing. overall, how is the company? Yeah, today I come across one news that they are going to invest in this what is it? EVs. 100 crores. Okay. 100 crores. Right. They want to invest in EVs manufacturing exclusively for EVs. Okay. So There is that's one good. Yeah, because the future is in EVs only. Yeah, correct. And I think most of the automobile sectors are aligning towards EV. Yeah. Slowly correct. they are converting into EV. And, Right. So future is EV, no doubt about it. And the Yes, companies with strong balance sheet, with good penetration in all over India, will be able to even cash this EV boom. Right. Yes. So what about past of Amara Raja? Were they able to grow during their 20 years? Yes. How many times their sales have fallen? Sales have, I think, Not a single year. It never fallen. Yeah, it never fell. So every year we saw lifetime high sales, right? Yeah, in the case yeah. of Amara Raja. Yes. What about profits? It fall down a couple of times, 4 or 5 times. So we should be prepared that the raw material, their major cost, which is there in Amara Raja battery, would be highly volatile, which could give big volatility to the price of even Amara Raja. Right? Yes. Yeah. But this is also all right. What we will expect in future? See, we saw that their share price have rallied hugely year
from 320 and 63. Today their price is around 3,000 and 1,300. Right, sir? Yeah, yeah. So good growth here. We are expecting 16% sales growth and 15% profit growth. Am I right? Yes, yes. Okay. And this year we were expecting fall in profits. Yes. Just Based a on, minute. There what is is, it, the last year this one. Probably yeah, it may not correct, but it right, is only, what is it, purely based on the last year's their right. growth from 20 to 21. Okay. According to 21 to 21, 22, I'm expecting like this. Because Right. we are having, even in 21, 22 also, almost 6 months were affected due to COVID. Okay. Second year. Yeah. I think there is some disturbance from your earphone. Are you using earphone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So there is a noise coming. Okay. Is it now? Now is it also like that? Or? Yes, yes. It's continued disturbance. Now is it okay? No, voice is continuously coming. Voice is coming? Still. Yeah. I think you will have to remove your earphone. Yes, yes. Yes. Now it's clear. Right? Yeah. But I think we are not able to hear your voice also. So what you will able to do, if you are on mobile, you can just log out and log in again. Right? It will help Is it you. okay now, sir? Is it okay now? Yes, 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 yes. Now we are able to hear. It's clear Yeah. now. Acha, okay. Yeah. So, So you, yeah. See, current year we will not discuss today because yes. we are going to learn how to predict this year's data next week. Okay. Right? But on longer term, you have expected 16% sales growth and 15% profit growth. All right. Yeah. Yes, sir. So as per your data, Amara Raja should be reaching to their landmark 10,000 crore sales in 2025. Right? Yeah. 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 And today they are having turnover of 7,000 crores. So that's great. See, if any company can catch the boom of batteries, so definitely Amara Raja is a very good company from automobile batteries. Yes. And yes, they will be able to catch this boom. Mm-hmm. Right? Acha, I'm having one small query. Yeah. Yes. What is it? Why I have to choose among? Why I have to choose Amara Raja among? There are 4 companies are there. Exide, including Exide. Okay. Yeah. Exide is having better, higher market cap than Amara Raja. Yes, correct. Doing what is it? Almost 50% more than the sales compared to Amara Raja. Correct. But they even as far as growth wise is concerned, when I'm comparing with that last 4 years growth, which is more than the industry growth as far as Exide is concerned. Right. See, long-term growth of Amara Raja is better than Exide. Yeah. Right. But see, here we should assume that yes, Exide is having better sales than Amara Raja. Amara Raja. Right. Better means 2-3 crore more. So they are the leader, and second is Amara Raja. Right. Yes. In the terms of margin, who is doing good? That is Amara Raja only. Amara Raja. There's no huge difference, but yes, Amara Raja is having better margin. Who is having better return on paid up equity? That is Amara Raja only. They are the highest. Yeah, they are highest. And Amara Raja's equity is too low, and hence our return on paid up equity is high. Here, Yes. if you will check for debt to equity, Debt to equity both are comfortable. Both are comfortable. But ICR wise, what is that? This Amara Raja is better. Yeah, see, ICR is better. Your current ratio is better. Current is also what is that? It is very good. Yeah. So majority of the parameter Amara Raja battery, majority of the parameters are better than this. Yeah, they are suggesting Amara Raja only. Majority of parameters are
suggesting Amar Raja. Yeah, But yeah. as you told the market cap and this one was excel much higher than market cap. Right, right. You are correct. So in such case, if I want to purchase this one, how much I have to? See, any of the company you take, both of the companies are good, and both the companies will be able to cash the boom of bad place. But if you will, problem is there, if you will take this Starlit, right? Yeah. If we are not buying this company and we are buying any of the company, Exide or Amara Raja, both are good. There will be no huge difference in both of these companies. Okay. Right, sir? Okay. Okay. Yeah. And So, what is it? yeah. Still I'm having the doubt, sir. What is it? In this calculation of this high and low, Okay. I got Right. doubt still is uncleared. Okay, where in here Yeah. during split and bonus? Yes. Okay, okay. And what is it? The EPS what I have calculated from this one differing from EPS what they have given as per their result. Okay. In 2007 to 2001, it is Right. 5 times, what is it? Almost 5 times. Okay. 2007 to 2000? 2001 to 2007. Okay, 2001 to 2007. Yeah, I have highlighted with the yellow color now. Right. Okay. So as per report, is what is it? It is high, but as per what our calculation formula wise, it is 5 times less. Right. So what would be there? There would be some change in equity. Yes. See, what is the profit? Profit is 20 crore and 40 crore here. So your EPS should be double. See, your EPS is double. So I think this is perfect. Yes. Right. But the change in this EPS would be there only if equity is different. Here we can see equity is also same. Yeah. Right. So in their data, what they have given, which EPS they have written, this one. This what is it? They have written these figures only. Okay. So see, this EPS you might get from that historical data. Have you searched the history? Can you show me where this data are given? Pardon? Can you show me where this data are given? This data, this 841. This I have calculated, sir, from raw data. This you have calculated. Okay. O is my calculated. What is it? O is O data. I have got it from calculation. Okay. Right. See, if 11 crore equity is here and 2 rupees is face value, if both of these things are right, then how much should be your EPS if profit is this much? 20 crore. So, yeah, you will have to calculate number of shares. Yeah. So 5.7, this is your number of shares. You have calculated correct. Now, profit. But profit divided by the number of shares. Number of shares. Only. Right? Yeah. Okay. So this is 3.6. Yes. So see, there is some problem in your data, this data. See what happens if you have taken this data from a single pager history. Have you opened all the reports individually and taken the data, or from a? Huh? Yeah, I have opened what is it? All individual reports and I have taken. Not from okay. Just a minute. Let me check it in my data. Right? Yeah. Okay, sir. No problem. Just a minute. There must be some problem.
Okay, it's here. Let me check with yours. 2001. Your EPS is 19.6. And this is 2001. Yeah, my EPS is 20. Equity is 11. Yeah, then there is the problem in face value. Huh? Because see, EPS is correct, it's 20 rupees. Profit 21 rupees. And see, the price is also behaving the same, 320 and 630. So the EPS could not be 3 rupees here. Right now. Okay. So the face value which you have taken here, there must be some problem here in this face value. Because number of shares couldn't be this 5.7. Right? You will have to recheck that face value. Okay. Right? So in this my data also, the data are same everywhere. Right? Okay. This is my equity 10 crore, 10 crore, 11 crore, same you have written. Or I will send you this data so that you can match it at your own time. Right, sir? Okay. Okay. Yeah. And yeah, one more doubt. What is it? Okay, see, just a minute. Here, your face value was 5 rupees pre-2008. Yes, yes. Got Yes. it? But in your data, you have taken 2 rupees face value everywhere. So this is not 2 rupees. These all are 5 rupees. This is the problem. One corporate action is not available, sir, in that one. Yeah, correct. There might not be. There is some issue as far as corporate action is concerned. Yeah. But Here see, I have written here that split was 5:2. 5-2. So in 2008, your Amara Raja's face value became 2 rupees from 5 rupees. So this is the problem. Right, sir? Okay, okay, okay. Yeah. No, there we got a bonus, no, sir? 1:2. Bonus is also there and split is also there. See, I have written both the things. Bonus was there, 1 share on 2 share, right? And split of 5-2. Right? Okay, 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 okay. Yeah. Here might be I having the full data of 2008. Let me check here if face value is written here. Okay, there is no face value here. Right, but it's clear that its face value was 5 rupees because I have written means I have got the data from somewhere, right? Okay, sir. Okay. And one more doubt, sir. What is it? Yeah. What is it? When I'm arriving this high on high and low on low. Yeah. Still, I'm having a small doubt, especially here. Okay. Right. So what you can do? See, if you have some confusion during split or bonus, do not write the price of that year. Right? Just delete it. See, what I can do here, high and low P. So it will not make any difference because I am having overall 20 years data. But if I am having doubt that there is some problem, then it's better not to take that data wherever there is some problem. Because 1 year can't change your total data. Right now. That's okay, sir. That's okay. But yeah, you can do this thing, but it will be better if you can learn it. So how you can learn it? You will have to arrive to that particular date when the split or bonus has occurred and check how much price difference was there on this particular date. Okay. For example, price has been fallen by 50%. It means the stock has fallen 50% on a single day. This is not possible. Yes. It is only due to this corporate action. Right? See here, I can see, for example, the split of 5-2 has not given anywhere. But here, when I arrive to the price, where is the price written here? So my 275 price became 64. Right? How this thing happened? Due to its split.
Now I have exactly calculated during this time. So if you want to calculate, you will have to arrive at that particular data, or else what we can do, delete that data. Okay. Right? Okay. Yeah. Okay. So now what we are going to do for next week? We are going to predict the near term. So near term is the most challenging. Why near term is the most challenging? Because you all are going to buy. You all are going to check whether your share is expensive at the latest result or your share is cheap considering latest result. So as we are going to take the action in respect to current result, it is highly important to learn current result, right? So ये हफ्ता हम कल से लेटेस्ट रिजल्ट जो आए हुए हैं उनको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, और ये बहुत बहुत जरूरी है, ये बहुत काम लगेगा आपको आने वाले समय में प्रेडिक्शन में, राइट? तो नेक्स्ट वीक कल से हम वापस लर्निंग पे लग जाएंगे, राइट फ्रेंड्स? या हाँ दक्षय भाई कहिए। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग दक्षय भाई कहिए। मैडम का एक क्वेश्चन था ना कि भाई वो अपना बिलियन मिलियन में सब तकलीफ हो रहा है। हाँ, बहुत हो रहा है। तो मैंने अपना एक रास्ता निकाला है, अगर मेरा नॉलेज इनको भी काम लगता है। ओके कहिए। तो 6 9 12 बिलियन मिलियन बिलियन ट्रिलियन। बिलियन। हाँ मिलियन बिलियन ट्रिलियन। मिलियन बिलियन ट्रिलियन। हाँ और लाख और करोड़ का 5 और 7 इतना डेसिमल आता है। ओके या 0 आता है बोलो या डेसिमल आता है, जो बोलो, अगर कुछ भी दिया है हम इसके तरफ से एडजस्ट कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। बराबर राइट, ऐसा किया है। हाँ मैंने ऐसा किया है। 6 9 12 मिलियन बिलियन ट्रिलियन और लाख और करोड़ में 5 और 7। बराबर चलो ये फॉर्मूला बना देते फिर इसको, बराबर ना? इसको मैं यहीं पे रखता हूँ ताकि सबको काम लगे, राइट? हाँ तो सर मेरे को भी पहले बहुत गड़बड़ होती थी कि मिलियन और बिलियन सब कंफ्यूज हो जाता था। बराबर है। कैलकुलेशन ले लिया, अगर बिलियन है तो इतने डेसिमल है, उसको करोड़ में करना है तो इतना ही डेसिमल लेना है, वो अभी याद रह गया। अभी उसमें बराबर राइट, मतलब लाख में डेटा दिया हुआ है, करोड़ में बदलना है तो हमको 2 डेसिमल हटाने पड़ेंगे। 7 5 है, दूसरे 2 निकाल दोगे तो करोड़ हो जाएगा। बराबर, और मिलियन को करोड़ में करना है तो एक ही डेसिमल हटाना है। हाँ 6 है, एक और करोगे तो हाँ राइट बराबर है। सर एक छोटा, थैंक यू दक्षय भाई। सर एक छोटा सा एग्जांपल देकर के और समझा दो दक्षय कैसे करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो इसको दोनों को मैंने अलग इसलिए किया है क्योंकि ये इंडियन है। हम इंडिया में ज्यादातर लाख करोड़ में बात करते हैं, हजार लाख करोड़, राइट? तो दक्षय भाई ने जो कहा उसके हिसाब से चलो इधर 1000 भी आता है तो इधर हम 30 लिखते हैं। हाँ अभी कोई जगह पे डेटा दिया हुआ है। ठीक समझ गई, लाख में ठीक है। हाँ 5 0 आएंगे, ठीक राइट 2 डेसिमल और यहाँ पे 1, राइट? जनरली क्या होता है, ऐसी कंपनियां जो मल्टीनेशनल है वो लोग मिलियन और बिलियन में ट्रिलियन में डेटा देते हैं। जैसे हम हमारी इकोनॉमी भी देखते हैं तो भी ट्रिलियन में आती है, तो हमको ट्रिलियन से फिर करोड़ में कन्वर्ट करनी पड़ती है। ओके बराबर ना? तो ये अच्छा है इन्होंने जो बात बताया दक्षय भाई ने, करोड़ में 7 0, ट्रिलियन में 12, तो 5 0 ऐड करने पड़ेंगे, यानी 1 ट्रिलियन यानी लाख करोड़। बराबर ना दक्षय भाई? हाँ सर बराबर है। अच्छा आइडिया है, चलो इसको अपन यहाँ पे रखते हैं परमानेंट। सर याद रखने में इजी हो जाता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन 6 9 12। बराबर है। अपना इंडियन जो हिसाब है वो लाख करोड़ का है, वो 5 और 7। बराबर है, करेक्ट
थैंक यू दक्ष भाई, थैंक्स अ Right. लॉट। वेलकम मैडम। मैं बहुत तकलीफ होता था मेरे को, तो फिर मैंने बैठ के रास्ता निकाला। ओके मैंने सोचा आपको भी अगर ये आइडिया पसंद आ जाए तो। चलिए, नहीं बहुत अच्छा लगा। सारे बराबर। सभी ग्रुप के लोगों को आपकी उससे बेनिफिट हो गया। थैंक्स। या थैंक यू वेरी मच। और अभी नेक्स्ट वीक अपन वापस मिलेंगे, और नेक्स्ट वीक का बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा, मुश्किल भी रहेगा, आसान नहीं है अगला हफ्ता, क्योंकि प्रेडिक्ट करना है नियर टर्म। तो पहले एपिसोड से बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी।